दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। शिवम, मुझे माफ करना, मैं ये जमीन नहीं हासिल कर सका। सनाया और बाकियों को वापस भेजने के बाद शिवम को एक निराशाजनक खबर मिली। हाल ही में शेडॉन के पास जमीन की बोली लग रही थी। यह इलाका काफी बड़ा था, यह मूल रूप से बंजर जमीन थी। चूंकि स्थानीय सरकार इसे विकसित करना चाहती थी, इसलिए जमीन का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे पट्टे पर दे दिया गया था। कुछ जांच पड़ताल के बाद, हालांकि यह उनकी निर्माण योजनाओं के हिसाब से थोड़ा छोटा था, लेकिन आसपास के इलाके में भी भविष्य में विकास की योजनाएं थीं, इसलिए स्थानीय निर्माण से शुरुआत करना कोई बुरा विचार नहीं था। कई रियल एस्टेट डेवलपर्स ने इस बोली में हिस्सा लिया, लेकिन अंततः इसे एक ऐसी कंपनी को नीलाम कर दिया गया जिसे एक औद्योगिक शहर बनाने की जरूरत थी। विनोद भी खाली हाथ लौटे और जगह चुनने का मामला बार बार टलता रहा, जिससे उन्हें शिवम के निवेश को लेकर थोड़ा अपराधबोध हुआ। कोई बात नहीं, मैं भी कोई रास्ता सोचूंगा। यह कोई जल्दबाजी नहीं है, शिवम ने दिलासा दिया। बिल्कुल नहीं, मैंने जिस स्पेशल इफेक्ट्स टीम को काम पर रखा था, उसने सिर्फ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर ये लंबा खींचा तो वो अपना सामान समेटकर चले जाएंगे। डर किस बात का? ज्यादा से ज्यादा उन्हें सीधे खरीद लो। वो इतनी बड़ी जमीन खरीदने को तैयार था, क्या उसे सिर्फ एक स्पेशल इफेक्ट्स टीम से परेशानी हो सकती थी? अगर एक कदम पीछे हटकर भी अगर वो सिस्टम के डेटाबेस में दर्ज जानकारी का इस्तेमाल करे, तो उनके बनाए स्पेशल इफेक्ट्स की बराबरी भी नहीं की जा सकती। ओह, ये तो वाकई बहुत बड़ी समस्या है। शिवम ने आह भरी। हालांकि भारत के पास जमीन का विशाल भंडार था, लेकिन पैसे से भी बस इतना ही मिल सकता था। वो हवा से कोई जगह तो नहीं बना सकता था, है ना? मास्टर, अगर लोगों वाली जगहों पर निर्माण करना मुश्किल है, तो बिना लोगों वाली जगहों पर क्यों न निर्माण किया जाए? सिस्टम के दिमाग में एक विचार आया। अंटार्कटिका में या आर्कटिक में? शिवम के दिमाग में ये बात तुरंत नहीं आई, बस इन्हीं 2 जगहों के बारे में सोच रहा था। क्या तुम बेवकूफ हो? सिस्टम को पहले से ही थोड़ी बहुत गालियां देने की आदत थी। तुम्हारी धरती पर जमीन सतह का बस एक छोटा सा हिस्सा ही घेरती है। महासागर, रेगिस्तान, ये निर्जन इलाके, क्या ये अंतहीन नहीं है? और तो और, अगर तुम रेगिस्तान में यह फिल्म सिटी बनाओ, तो राज्य शायद तुम्हें पूरा सहयोग देगा। क्या यह इतना आसान है? शिवम ने भी यही सोचा था। अगर रेगिस्तान में बनाया जाए तो टैगोर रेगिस्तान का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पहले चरण का काम लगभग 1/3 कम हो जाएगा। रेगिस्तान की नींव अस्थिर है और पानी के संसाधनों की कमी है। यहाँ किसी इंसान के लिए कुछ दिन भी जिंदा रहना मुश्किल है, फिल्म सिटी बनाने की तो बात ही छोड़ दो। सपने देखो। क्या तुम मुझे नीचा देख रहे हो? सिस्टम संतुष्ट नहीं था। जिस सभ्यता ने मुझे बनाया है, वह इतनी उन्नत है कि तुम पृथ्वीवासी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या रेगिस्तानी जमीन का लवणीकरण एक समस्या नहीं है? अगर तुम इसे हल नहीं कर सकते, तो शायद मैं कर सकता हूं। तुम्हारे पास तकनीक है। बिल्कुल, चाहे आप इसके बारे में सोच पाए या नहीं, जब तक आप इसे चाहते हैं, मेरे पास यह है। सिस्टम ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। मेरे पास एक प्रकार के पौधे के लिए जीन संशोधन तकनीक है। रेगिस्तान में रोपने के बाद ये पौधे तेजी से जड़ें जमा सकते हैं। इनकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाकर भूमिगत जल खींच सकती हैं, और जीवित रहते हुए ये जमीन को ठोस भी बना सकते हैं। अगर आप इस पौधे की खेती कर सकें, तो 1 साल के अंदर आप रेगिस्तान में एक पूरी तरह से कार्यात्मक क्षेत्र बना सकते हैं। क्या यह अविश्वसनीय है? और आपकी पृथ्वी की तकनीक अब ये कर सकती है। कई देशों ने कुछ प्रगति की है, लेकिन इस पौधे को सही मायने में विकसित करने में शायद 10 साल और लगेंगे। क्या हमारे देश में कोई ऐसा ही शोध कर रहा है? शिवम जानता था कि यह तकनीक यूं ही कहीं से नहीं आ सकती। अगर वह रेगिस्तान में जमीन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता था, तो उसे एक माध्यम की जरूरत होगी, कम से कम तकनीक को उचित रूप से उपलब्ध कराने के लिए। बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर नहीं, और ज्यादातर बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। सिस्टम ने झट से सारे दस्तावेज पलट दिए। सबसे अच्छा काम शायद आपके सेंट्रल विश्वविद्यालय के किसी प्रोजेक्ट समूह का है, जिसका नेतृत्व प्रोफेसर डिंगरा कर रहे हैं। वे आनुवंशिक संशोधन के बाद पौधों की गतिविधि और विकास चक्र से जुड़े मुद्दों पर अटके हुए हैं। आप इस तकनीक का इस्तेमाल करके उनसे शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं। और ये तकनीक, हे, शिवम ने विनम्रता से ठहाका लगाया। मुझे पापा कहो, अपने सपनों में। तो फिर भूल जाओ, पापा।
अच्छा बेटा। आधे घंटे बाद शिवम ने अपनी कनपटियां रगड़ी और आखिरकार उस ज्ञान को पचा लिया जो उसने अभी अभी हासिल किया था। पूरी तरह से समझने के लिए सिस्टम ने अपने दिमाग में जीव विज्ञान और आनुवंशिकी का बहुत सारा बुनियादी ज्ञान भी डाला। कम से कम इन दो क्षेत्रों में अब उसे विशेषज्ञों में एक विशेषज्ञ माना जा सकता था। सिस्टम, क्या मेरे दिमाग में जानकारी भरते समय हमेशा इतना ही दर्द होगा? शिवम थोड़ा थका हुआ लग रहा था, मानो उसने 3 दिन और 3 रातों से नींद नहीं ली हो, दर्द और थकान से भरा हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी भी बहुत कमजोर है, इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी को तुरंत संसाधित और संभाल नहीं पाता। अगर तुम्हारे पिताजी होते तो कुछ सेकंड ही काफी होते। सिस्टम ने समझाया, तो तुम्हें जल्दी से काम पूरा कर लेना चाहिए। प्राधिकरण कार्य। फिर भी आपकी तकनीक वाकई अद्भुत है। यह मूलभूत जैविक जीन श्रृंखलाओं से नए रिक्त खंडों का विस्तार करती है और जीन संशोधन के लिए कृत्रिम रूप से नए आधार युग्म जोड़ती है। यह तरीका अनसुना है। शिवम सिस्टम द्वारा सिखाई गई उत्कृष्ट तकनीक पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये तो बस छोटी मोटी तरकीबें हैं। पादप संशोधन सबसे बुनियादी है। अगर आप चाहें तो मानव संशोधन भी कोई समस्या नहीं है। ये तकनीक हमारी सभ्यता में परिपक्व हो चुकी है और अगर आप वर्महोल तकनीक भी चाहते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। बस मेरी क्षमताओं को आंकने के लिए पृथ्वीवासियों के तर्क का इस्तेमाल मत करो। हालांकि सिस्टम का रवैया बेहद अहंकारी था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि पृथ्वी की तकनीक उनकी सभ्यता के सामने फीकी थी। इससे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हालांकि स्कूल शुरू हुए अभी आधा महीना भी नहीं हुआ था, फिर भी ज्यादातर विश्वविद्यालय स्नातकों को छुट्टियां नहीं मिली। प्रोफेसर डिंगरा सेंट्रल विश्वविद्यालय में एक जाने माने प्रोफेसर भी थे। 28 साल की उम्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने से पहले उन्होंने नेचर पत्रिका में प्रथम लेखक के रूप में 8 शोध पत्र प्रकाशित किए थे और सेंट्रल विश्वविद्यालय लौटने पर उन्हें सीधे एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रोफेसर डिंगरा अब 65 वर्ष के हो चुके थे और शिक्षाविद की उपाधि प्राप्त कर चुके थे। उनका परियोजना समूह हमेशा से ही भारत की बढ़ती हुई मरुस्थलीकरण समस्या से निपटने के लिए इस जैविक जीन तकनीक पर विजय पाने के लिए समर्पित रहा है। हालांकि इस तकनीक की कठिनाई काफी अधिक थी। वे 10 वर्षों से इस क्षेत्र पर शोध कर रहे थे और उल्लेखनीय प्रगति करते हुए भी उन्हें कई गंभीर तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमेशा की तरह प्रोफेसर डिंगरा वह अपने कार्यालय में इस विषय पर नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय जर्नल की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। हालांकि उनके सभी सहकर्मी लगभग उसी स्तर के थे जिस स्तर के वे थे, और उनकी टीम की प्रगति पहले से ही अकादमिक समुदाय में अग्रणी स्थान रखती थी। हालांकि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बहुत पहले ही हो चुकी थी, वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति समर्पण के कारण उन्हें विश्वविद्यालय ने अपना काम जारी रखने के लिए फिर से नियुक्त कर लिया। हालांकि उनका स्वास्थ्य अब इस तरह के उच्च तीव्रता वाले शोध कार्य के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए उन्हें डर था कि शायद वे वह दिन न देख पाए जब ये तकनीक परिपक्व हो जाएगी। ये सोचकर उन्होंने गहरी सांस ली और दस्तावेज खोज इंटरफेस बंद कर दिया। अचानक उनके ईमेल ने उन्हें एक नए संदेश की सूचना दी। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि यह किसी छात्र का होगा जिसे स्कूल के उपकरणों का उपयोग करने के लिए उनकी अनुमति की आवश्यकता होगी, जो दिन में कई बार होता है। लेकिन जब उन्होंने ईमेल खोला तो ये स्कूल के उपकरण आरक्षण प्लेटफॉर्म से नहीं था, बल्कि यह एक साधारण व्यक्तिगत ईमेल था। फिर भी ईमेल का डोमेन सेंट्रल विश्वविद्यालय का था। ईमेल में केवल एक अनुलग्नक था। उन्होंने खोला एक आनुवंशिक मॉडल आरेख ढूंढने के लिए जो किसी जैविक इकाई का प्रतीत होता था, जिसके साथ विस्तृत नोट्स भी थे। यह एक अनुभवी अकादमिक व्यक्ति होने के नाते उन्होंने उस पर नजर डाली और तुरंत ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। उन्होंने तुरंत अपने पीएचडी छात्र का नंबर डायल किया, चाओफान लियू यांग। जल्दी से अपने सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ साथियों को मॉडल विश्लेषण के लिए मेरे कार्यालय में इकट्ठा करो। एक बड़ी खोज हुई है। डिंगरा की राष्ट्रीय प्रमुख जैव अभियांत्रिकी प्रयोगशाला पूरी रात जगमगाती रही। उनके परियोजना समूह में हर कोई जानता था कि इस शोध में उन्हें बहुत लंबे समय से एक अड़चन का सामना करना पड़ रहा था। पहले हालांकि आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों ने मिट्टी को स्थिर करने की क्षमता हासिल कर ली थी, उनकी जीवन शक्ति बहुत कम हो गई थी, विकास चक्र धीमा हो गया था और रेगिस्तानी मिट्टी के निर्माण की दर बेहद धीमी थी। इसके अलावा पौधों के प्रत्येक बैच का उपयोग केवल 5 से 10 वर्षों तक ही किया जा सकता था। हालांकि सिमुलेशन के माध्यम से उन्होंने पाया कि इस आधार अनुक्रम व्यवस्था को जोड़ने के बाद पौधों का विकास चक्र 2 गुना तेज हो गया और उनकी जीवन शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग पूरी तरह से संभव हो गया।
बस एक चीज की कमी थी, वास्तविक प्रयोग की। लेकिन जिस व्यक्ति ने उन्हें यह ईमेल भेजा था वह अपनी उपलब्धि को लेकर बहुत ज्यादा रक्षात्मक था और जीन संशोधन विधि को साझा नहीं कर रहा था। जीवन भर शोध में बिताने और आखिरकार आशा की एक किरण देखने के बाद दिनरा का दिल बिल्ली के पंजे से खरोंच लगने जैसा था। वह अच्छी तरह जानते थे कि यह व्यक्ति उनसे जरूर संपर्क करेगा। दूसरे पक्ष ने उसकी इतनी जांच पड़ताल जरूर की होगी कि उसे पता चल जाए कि वह इस शोध में लगा हुआ है, शायद कुछ शर्तें तैयार कर रहा हो या सहयोग का प्रस्ताव रख रहा हो। अगले दिन दोपहर तक दिनरा का निजी फोन बज उठा। सिस्टम की मदद से शिवम के सारे खाते और जानकारी पूरी तरह से छुपा दी गई, जिससे दिनरा उस व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देख पाया। नमस्ते प्रोफेसर दिनरा, क्या आपने वही ईमेल देखा जो मैंने आपको कल भेजा था? शिवम ने विनम्रता से पूछा। दूसरे पक्ष ने अपना अधिकांश जीवन राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया था, एक सम्माननीय व्यक्ति। इतना युवा? दिनरा थोड़ा हैरान हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि फोन करने वाला उसकी उम्र का ही कोई होगा, लेकिन यह आवाज अनुमान से कम उम्र की थी। मुझे यह मिला है और मैंने पहले ही सिमुलेशन चला लिया है। ये जीन अनुक्रम पौधों के मूल गुणों को प्रभावित किए बिना हमारी पिछली योजना को पूरी तरह से अनुकूलित करता है, ये बिल्कुल सही है। दिनरा का उत्साह अभी भी कम नहीं हुआ था। लेकिन क्या ये संशोधन विधि सचमुच संभव है? मेरी जानकारी के अनुसार दुनिया के किसी भी संस्थान ने ऐसा कोई तरीका प्रस्तावित नहीं किया है। जाहिर है, मैं इस जैव जीन संशोधन तकनीक को पहले ही समझ चुका हूं और ये तकनीक मेरे हाथ में है। दिनरा इतना उत्साहित था कि वह अपने स्वभाव से थोड़ा हटकर लग रहा था। यह अवधारणा वाकई साहसिक थी और ये तथ्य कि दूसरे पक्ष ने इसे हासिल करने का दावा किया था, इसका मतलब था कि यह औपचारिक प्रयोगात्मक चरणों के लिए पहले से ही तैयार हो सकता था। प्रोफेसर दिनरा, मैंने आपको सहयोग के मामलों पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। शिवम ने खुलकर अपना असली इरादा बताया। सहयोग? दिनरा कुछ हैरान हुआ। चूंकि यह तकनीक पहले से ही परिपक्व थी, इसका इस्तेमाल विभिन्न पेटेंट के लिए आवेदन करने या राज्य को बेचने के लिए भी किया जा सकता था। अन्य पुरस्कारों का जिक्र किए बिना ये जैव संशोधन तकनीक ही जीव विज्ञान में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित होने के लिए पर्याप्त थी। प्रोफेसर दिनरा, क्या आज आपके पास समय है? मैं आपसे मिलना चाहूंगा। हाँ हाँ हाँ। दिनरा तुरंत मान गया। वह उस व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक था जिसने इस पर शोध किया था। उनका सहयोग करना या न करना छोटी बात थी। वह बस दूसरे पक्ष से सीखने का यह मौका लेना चाहता था। शिक्षा जगत में उम्र का कोई बंधन नहीं होता, बस ज्ञान के स्तर का अंतर होता है। अगर दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा अनुभवी होता तो वह विनम्रता से सीखने को तैयार होता। मैं जुएलिन स्ट्रीट नंबर 3 के चौराहे पर स्थित अकादमी परिसर के विला नंबर 8 में रहता हूँ। स्कूल इस मामले पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। अगर यह आपके लिए असुविधाजनक है तो मैं आपको लेने के लिए किसी का इंतजाम कर सकता हूँ। दिनरा जानता था कि इस तरह के मामले में कुछ गोपनीयता उपायों की जरूरत होती है। जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा। मैं कैंपस में रहता हूँ, ये बहुत पास में है। क्या आप सेंट्रल विश्वविद्यालय से हैं? दिनरा थोड़ा चौंका। वे सेंट्रल विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी बायोइंजीनियरिंग लैब थी। क्या ये किसी और प्रोजेक्ट ग्रुप का नतीजा था? ऐसा नहीं था कि वह दूसरे ग्रुपों को कमतर आंकता था, बल्कि उनके ग्रुप की शोध क्षमताएं बहुत आगे थीं। अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरों के ऐसा कर पाने की संभावना और भी कम थी। हाँ प्रोफेसर क्यू, आपको मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस एक छात्र हूँ, ऐसे संबोधन की जरूरत नहीं है, शिवम ने मजाक में कहा। तो क्या मैं आज दोपहर तक आ सकता हूँ? एक छात्र? ये सुनकर दिनरा और भी चौंक गया। क्या वह अपनी माँ के गर्भ से ही शोध कर रहा था? ठीक है, मैं अब घर जाता हूँ और तुम्हारे आने का इंतजार करता हूँ। दिनरा ने तुरंत अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसके छात्र कई सालों से उसके साथ थे। चाहे कोई भी मौका हो, ये बड़ा बॉस हमेशा पहाड़ की तरह स्थिर रहता था, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान सम्मेलनों में भी शांत रिपोर्ट देता था। इस तरह का जल्दबाजी वाला व्यवहार पहली बार था। ताओफान, आज लैब में छुट्टी है। सब लोग बाहर जाकर मजे करो, रोज लैब में बंद मत रहो। दिनरा ने जल्दी से जाने से पहले निर्देश दिया। डॉक्टरेट और परियोजना समूह के स्नातक छात्रों ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। पहले वाला दिनरा ऐसा नहीं था। जैसे जैसे उसकी सेवानिवृत्ति नजदीक आती गई, शोध कार्यों पर उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत होती गई। आमतौर पर उन्हें छुट्टियां भी नहीं मिलती थीं। क्या हो सकता है कि परियोजना में कोई बड़ी सफलता मिली हो? 'अकादमी परिसर' सेंट्रल विश्वविद्यालय से संबद्ध एक आवासीय क्षेत्र था। यह 2 मंजिला इमारत थी। 4 मंजिल ऊंचा और 2 मंजिल नीचे। 2 मंजिल ऊपर 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 2 मंजिल नीचे। 2 मंजि
यहाँ रहने वाले ज्यादातर प्रोफेसर और विद्वान थे। कई बॉस अपनी संतानों के लिए एक अच्छा विकास वातावरण प्रदान करने के लिए यहाँ ऊंची कीमत पर घर खरीदते थे। यहाँ की अचल संपत्ति वाकई अनमोल थी। इस समुदाय में बगीचे में टहलता कोई भी बुजुर्ग पुरुष या महिला प्रोफेसर की उपाधि या यांगिजी नदी के विद्वान जैसी प्रतिष्ठा वाला विद्वान होता था। आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी। यहाँ कई शिक्षाविद स्तर की हस्तियां रहती थीं, जो निस्संदेह राष्ट्रीय धरोहर थीं। कुछ असली सैन्यकर्मी भी यहाँ लंबे समय से तैनात थे। चूंकि वह सेंट्रल विश्वविद्यालय का छात्र था, इसलिए शिवम सुरक्षा जांच की परतों को आसानी से पार कर जाता था। पहरेदारों ने शायद यह मान लिया होगा कि वह यहाँ किसी शिक्षक का छात्र है। रुको, तुम ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते। डिंगरा का निवास स्थान असाधारण था। राष्ट्रीय स्तर की इन उच्च स्तरीय प्रतिभाओं का बहुत सम्मान किया जाता था। विला के प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी चौकी स्थापित की गई थी और 2 सशस्त्र सैनिक स्थायी रूप से पहरा देते थे। प्रोफेसर डिंगरा से मेरा अपॉइंटमेंट है, क्या आप पुष्टि कर सकते हैं? बंदूक की नली का काला छेद देखकर शिवम अनायास ही कांप उठा। दोनों पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा। अभी कुछ देर पहले जब प्रोफेसर डिंगरा दौड़कर वापस आए तो उन्होंने बताया था कि आज एक महत्वपूर्ण अतिथि आ रहे हैं, लेकिन ये युवक उस महत्वपूर्ण अतिथि से बिल्कुल मेल नहीं खाता था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। रुको, मैं जाकर पूछता हूँ। सावधानी बरतने के लिए एक सैनिक अंदर गया। कुछ ही मिनटों में एक बुजुर्ग आदमी जो थोड़ा दुबला पतला था और चप्पल पहने हुए था, विला से बाहर भागा। हालांकि वह बहुत दुबला पतला लग रहा था, वह सैनिक से भी तेज दौड़ रहा था। उसने एक पल के लिए गेट के पास इधर उधर देखा और आखिरकार उसकी नजर शिवम पर पड़ी। क्या आप? हाँ प्रोफेसर क्यू, मैं ही हूँ। शिवम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। संबंधित शोध परिणाम अभी प्रकाशित नहीं हुए थे। आमतौर पर ऐसे परिणाम सामने आने के बाद उन्हें तुरंत शीर्ष पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह परिणाम संभवतः एक हालिया सफलता थी। क्या कल वाली बात आपका निजी शोध था? डिंगरा ने हिचकिचाते हुए पूछा। कमोबेश, शिवम ने सिर हिलाया। वाह वाह वाह, इतनी कम उम्र में इतनी शैक्षणिक क्षमताएं होना अद्भुत है। आपके गुरु कौन है? डिंगरा शिवम के पीछे के गुरु के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। क्या उन्हें किसी पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता ने प्रशिक्षित किया होगा? उसे याद आया कि सेंट्रल विश्वविद्यालय में कुछ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम थे, इसलिए हो सकता है कि यह युवक किसी विदेशी विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त शिक्षा का परिणाम रहा हो। मेरा कोई गुरु नहीं है, मुझे बस जीव विज्ञान पसंद है, इसलिए मेरे परिवार ने मेरे खेलने के लिए एक प्रयोगशाला बनवाई है। कि डोन के चेहरे पर तुरंत भाव जम गए। हालांकि वह एक पुराने प्रोफेसर थे, लेकिन पुराने जमाने के नहीं थे, लेकिन ये बात वह पहली बार सुन रहे थे। सिर्फ इसलिए कि किसी को जीव विज्ञान पसंद था, उसके परिवार ने उसके खेलने के लिए एक प्रयोगशाला बनवा दी। अगर किसी को अंतरिक्ष पसंद था, तो क्या इसका मतलब ये था कि उसे एक अंतरिक्ष यान बनवाना चाहिए? ये किस तरह का अमीर लोगों का काम था? खेल रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साधारण प्रयासों के नतीजे ऐसे होते हैं जो ज्यादातर लोग जिंदगी भर हासिल नहीं कर पाते? डिंगरा ने शिवम का अपने घर में गर्मजोशी से स्वागत किया और जल्दी से उसकी पत्नी से चाय बनाने को कहा, जो वे सिर्फ खास मेहमानों के लिए ही लाते हैं। हालांकि शिवम को चाय के स्वाद के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी, उसके लिए इसका स्वाद सादे पानी से बिल्कुल अलग नहीं था। तो सहपाठी, तुम्हारा नाम क्या है? ओह, मैं शिवम हूँ। उसे एहसास हुआ कि वह अपना परिचय देना भूल गया था। मैं सेंट्रल विश्वविद्यालय के सूचना विद्यालय में जूनियर हूँ। तुम मुझे बस शिवम कह सकते हो। कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई कर रहा हूँ। डिंगरा अब और भी हैरान था। एक कंप्यूटर विज्ञान का छात्र जीव विज्ञान और आनुवंशिकी में कैसे शामिल हो गया? लेकिन ये जरूरी बातें नहीं थीं। जरूरी यह समझना था कि शिवम ने उन जीन खंडों को पौधों के मूल डीएनए में बिना मौजूदा जीन को नष्ट किए कैसे प्रत्यारोपित किया। दोनों ने थोड़ी देर बातें की। हालांकि उन्होंने कुछ बुनियादी विषयों पर ही बात की, लेकिन डिंगरा ने उनकी बातचीत से पाया कि शिवम का शैक्षणिक आधार मजबूत था। उसके कुछ नए दृष्टिकोणों ने तो डिंगरा के मौजूदा विचारों को भी चुनौती दी। शिवम, क्या मैं पहले तुम्हारी जेनेटिक ड्राफ्टिंग विधि देख सकता हूँ? डिंगरा ने अपनी जिज्ञासा को बहुत देर तक दबाए रखा। अगर तुम्हें चिंता हो तो तुम पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो या मुझसे गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर भी करवा सकते हो। प्रोफेसर डिंगरा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा है। अगर उसे डिंगरा पर भरोसा न होता तो वह उसके पास न जाता। शिवम अपना कंप्यूटर और सारी व्यवस्थित सामग्री लेकर आया था। माउस पकड़ते हुए डिंगरा का हाथ थोड़ा कांप रहा था।
उसने अपना चश्मा लगाया, पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया और एक कागज पर कुछ लिख रहा था, मानो कुछ जांच रहा हो। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल की गई कई विधियां नई थीं और शिवम ने उन्हें विस्तार से समझाया। अगर कोई संदेह था तो डिंगरा को अब लगभग यकीन हो गया था कि शायद शिवम ने वाकई ये परिणाम हासिल किया है। अगर उसने इसे चुराया होता तो वह इसे इतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाता। जितना ज्यादा वह देखता उतना ही हैरान होता जाता। हालांकि शिवम के तरीके अनोखे थे, लेकिन प्रयोगशाला में वे पूरी तरह से संभव थे। वे बस ऐसे विचार थे जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और उनका दृष्टिकोण असाधारण रूप से साहसिक था। ऐसी अकादमिक शोध क्षमताएं वाकई प्रभावशाली थीं। उन्होंने सामग्री की समीक्षा में 2 घंटे से ज्यादा समय बिताया। शिवम, जो समझा रहे थे, भी प्यास से व्याकुल थे और चाय का बर्तन बहुत पहले ही खाली हो चुका था। लेकिन डिंगरा को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि कंप्यूटर पर मौजूद जानकारी ही सबसे ज्यादा मायने रखती थी। वाह, ये तो अविश्वसनीय है। डिंगरा ने आखिरकार सारी सामग्री की समीक्षा पूरी कर ली। हालांकि कुछ परिणामों की अभी भी पुष्टि की जरूरत थी, लेकिन उन्हें 90% यकीन था कि लगभग सब कुछ संभव है। शिवम ने सचमुच इस अकादमिक समस्या का समाधान कर लिया था। उसने चूहे को नीचे रखा और शिवम की तरफ देखा। उसे ऐसे घूर रहा था मानो वह कोई राक्षस हो। शिवम, मेरी बेरुखी माफ करना, लेकिन तुम्हारी उपलब्धि शिक्षा जगत में कई उच्च स्तरीय शोध पत्रों का आधार बन सकती है। अगर आनुवंशिक संशोधन वाले हिस्से की पुष्टि हो जाए तो यह एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। नोबेल पुरस्कार भी मिलना नामुमकिन नहीं है। तुम मेरे पास क्यों आए? प्रोफेसर क्यू, अगर शिक्षा जगत में अचानक कोई नया परिणाम सामने आए और वह किसी ऐसे 20 साल के लड़के ने हासिल किया हो जो इस क्षेत्र में है ही नहीं, तो तुम क्या सोचोगे? शिवम ने जवाब दिया। अच्छा, मैं तो उसे राक्षस ही समझूंगा, डिंगरा ने सहज भाव से कहा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि शायद यह उचित नहीं होगा। हा, देखो, तुम भी ऐसा ही सोचते हो। शिवम हंसा। इसलिए मेरे लिए ये परिणाम जारी करना उचित नहीं होगा। यह तो फिर क्या? मुझे उम्मीद है कि यह उपलब्धि आपके शोध समूह के माध्यम से प्रकाशित हो सकेगी, शिवम ने करुणा का दिखावा किया। आप जानते हैं, पृथ्वी का पर्यावरण बिगड़ रहा है और रेगिस्तानीकरण गंभीर होता जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसका जल्द ही उचित उपयोग हो सकेगा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? डिंगरा शिवम के आशय को समझ गया। वह इस सफलता का सीधे सीधे खुलासा करना चाहता था। अगर कोई प्रसिद्धि और धन का पीछा कर रहा होता तो शिवम के कितने भी आग्रह करने पर भी वह मान सकता था। लेकिन डिंगरा के शैक्षणिक आचार विचार इसकी अनुमति नहीं देते थे। प्रोफेसर डिंगरा, अभी मना मत कीजिए। पहले मेरा उद्देश्य क्यों नहीं सुना? डिंगरा के इनकार से उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इससे उसका सम्मान और भी बढ़ गया। ठीक है, तो फिर सुनते हैं। डिंगरा वास्तव में इस बात में काफी रुचि रखता था कि आखिर वह क्या बात थी जिसने शिवम को इस उपलब्धि को छोड़ने के लिए तैयार किया। बात यह है, मैं और मेरा दोस्त एक फिल्म सिटी बनाने में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए जमीन के एक बड़े टुकड़े की जरूरत होगी। लेकिन तुम्हें पता है, इतने बड़े इलाके के लिए मंजूरी पाना आसान नहीं है। इसलिए हम रेगिस्तानी इलाकों की ओर देख रहे हैं। शिवम ने धीरे से अपना विचार समझाया। रुको, डिंगरा हैरान था। क्या ये शिक्षा जगत से जुड़ा मामला नहीं था? ये फिल्म सिटी बनाने की ओर कैसे मुड़ गया? मुझे तालमेल बिठाने में दिक्कत हो रही है। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने इस जीव को सिर्फ रेगिस्तानी जमीन को बहाल करने और उस पर फिल्म सिटी बनाने के लिए उगाया है? कुछ हद तक। क्या ये मुमकिन नहीं है? शिवम ने हिचकिचाते हुए पूछा। हा, डिंगरा जोर से हंस पड़ा। तुम तो बिल्कुल एक दिलचस्प युवक। तो आपने मुझसे संपर्क किया, उम्मीद करते हुए कि मैं इस उपलब्धि को प्रकाशित करने में मदद करूंगा, फिर प्रायोगिक भूमि के लिए सरकार से आवेदन करूंगा। प्रयोग पूरा होने के बाद आप बस निर्माण शुरू कर देंगे। डिंगरा एक चतुर व्यक्ति था जो शिवम के सभी विचारों को तुरंत समझ गया। उस युवक की मानसिकता मजेदार रूप से अपरंपरागत थी। आपके विचारों के आधार पर यदि आप चांद पर एक फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं, तो आप पहले उसके वायुमंडलीय वातावरण को बदलेंगे। डिंगरा ने मजाक किया, लेकिन यह वास्तव में एक अच्छी बात है। यह अजीब था, लेकिन इससे मानवता को लाभ हो सकता है। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अधिकारियों से संपर्क करने में आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आप इस तकनीक का योगदान देते हैं तो मुझे यकीन है कि सरकार आपकी योजना का विशेष नीतियों के साथ समर्थन करने को तैयार होगी। सच में, शिवम को उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर डिंगरा उसकी मदद करने को तैयार होंगे। जाहिर है, इस तकनीक को उभरते देखकर मेरी लंबे समय से चली आ रही बेचैनी दूर हो गई है, डिंगरा ने खुशी से कहा।
लेकिन इस उपलब्धि का आविष्कारक वाकई एक समस्या है। मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ। आगे बढ़ो। आप इस उपलब्धि को विश्वविद्यालय के नाम से प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन सारे लाभ अपने पास रख सकते हैं। क्या ये दोनों दुनियाओं में सबसे अच्छा नहीं होगा? ठीक है, मुझे ये कैसे याद नहीं आया। शिवम ने अपनी जांघ पर थपथपाया, उम्र की समझदारी को स्वीकार करते हुए। तो आपकी उपलब्धि से विश्वविद्यालय को ही फायदा हो रहा है। होना भी चाहिए। इस संस्थान ने इतने सालों तक मेरा पालन पोषण किया है। अब समय आ गया है कि मैं कुछ वापस कर दूं, शिवम ने गंभीरता से कहा। ठीक है, मैं आने वाले दिनों में अधिकारियों से संपर्क करने में आपकी मदद करूंगा। समय आने पर मैं आपको सूचित करूंगा। आप अपनी शर्तें भी तैयार कर सकते हैं और मैं उन्हें एक साथ रिपोर्ट कर दूंगा। इससे बातचीत आसान हो जाएगी। धन्यवाद प्रोफेसर डिंगरा, शिवम ने अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया। रिद्धिमा ठाकुर, ये पोशाक मुझ पर कैसी लग रही है? अरे, ये तो ठीक नहीं है, इससे तुम थोड़ी दुबली पतली लग रही हो। ये कैसा रहेगा? क्या ये ज्यादा औपचारिक नहीं है? ये वाला, क्या ये बहुत अनौपचारिक है? सुबह सुबह शिवम ने आईने के सामने उत्सुकता से कपड़े बदलने का खेल खेला। सनाया ने अपने माता पिता को शिवम के साथ अपने रिश्ते के बारे में पहले ही बता दिया था। आज उन्होंने उसे अपने घर बुलाया और अपने परिवार की देखभाल के लिए औपचारिक रूप से धन्यवाद दिया। हालांकि यह उनसे पहली बार नहीं था और वे उसी घर में रहते थे जिसे उसने खरीदा था, फिर भी माता पिता के साथ यह पहली औपचारिक मुलाकात थी। ये पहले से अलग था और शिवम विशेष रूप से चिंतित लग रहा था। युवा स्वामी, आप पहले ही 32 कपड़े पहनकर देख चुके हैं। रिद्धिमा ठाकुर ने सोफे पर कपड़ों के ढेर पर नजर डाली। उसे थोड़ा सिरदर्द हो रहा था। आमतौर पर निर्णायक और सहज रहने वाला, वह अब इस तरह की स्थिति में उलझ गया था। ये पहली औपचारिक मुलाकात है, मैं अच्छा प्रभाव डालना चाहता हूं, है ना? शिवम ने एक और पोशाक पहनते हुए कहा। मुझे लगता है कि सनाया के माता पिता आपको पहले से ही बहुत पसंद करते हैं। तुम्हें बस अपनी ईमानदारी दिखानी है। कपड़ों पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, रिद्धिमा ठाकुर ने ढेर से एक कैजुअल पोशाक निकालते हुए कहा। मुझे लगता है कि यह काफी अच्छी, मैच्योर और खूबसूरत है। सच में? शिवम ने कुछ संदेह के साथ कहा। ये सभी कपड़े एक निजी फैक्ट्री में खास तौर पर उसके लिए बनाए गए थे। आम तौर पर ये बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन आज सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सच में ठीक है। बस समय का ध्यान रखना और मिस सनाया को ज्यादा इंतजार मत करवाना। रिद्धिमा ठाकुर ने लिविंग रूम में लगी बड़ी घड़ी की ओर इशारा किया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शिवम ने समय देखा, लगभग 9:40 बज रहे थे। उसने सनाया से 10 बजे मिलने का फैसला किया था और सेंट्रल म्यूजिक अकादमी तक गाड़ी चलाने में आधा घंटा लग गया। जल्दी में उसने कपड़े पहन लिए। क्या सब कुछ तैयार है? चिंता मत करो, आज सुबह सब कुछ ताज़ा पहुंचा दिया गया था। यह आपकी बेंटले की डिक्की में पहले से ही है और साथ में वह शराब भी है जो आपने मांगी थी, रिद्धिमा ठाकुर ने शांति से कहा। बहुत बढ़िया, आपकी मदद के लिए शुक्रिया रिद्धिमा ठाकुर। मैं बाहर जा रहा हूँ। शिवम ने अपनी चाबियां पकड़ी और बाहर भागा। उफ! शिवम के जाते ही रिद्धिमा ठाकुर जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? सनाया ने पैसेंजर सीट से पूछा। कल उसकी बार बार चेतावनी के बावजूद जुएयू ने उसे पूरी तरह से अनदेखा किया, इतनी सारी चीजें लेकर आया। डिब्बी लगभग भरी हुई थी, समुद्री भोजन, शराब, सप्लीमेंट्स और यहाँ तक कि 200-500 साल पुरानी जिनसेन की जड़ों से भरी हुई। माना जाता है कि ये जड़ें 1200 साल पहले चांगबाई पर्वत पर उसके परिवार द्वारा लगाए गए जिनसेन के बागान से ताज़ा खो दी गई थी। इसके अलावा उसने सनाया जुनियो के लिए कुछ खिलौने भी बनाए। आखिरकार उसे अपने होने वाले साले का दिल जीतना था। उसे याद आया कि सनाया जुनियो ने एक बार उससे कहा था कि वह बड़ा होकर अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है, इसलिए जुनियो ने उसके लिए एक महंगा दूरबीन खरीदा। बिल्कुल नहीं, मैं पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, मुझे पूरी तैयारी करनी होगी। मेरा घर से क्या मतलब है? हम जिस जगह पर रह रहे हैं वह तुम्हारी है, सनाया ने कहा। अरे वैसे मेरे पिताजी ने अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से बिजनेस के लिए काम करना शुरू कर दिया है। जैसे ही हालात सुधरेंगे वे वहां से बाहर जाने की योजना बना रहे हैं। बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या वहां अच्छा नहीं लगता? बात उस बारे में नहीं है। मेरे माता पिता बहुत स्वाभिमानी हैं और किसी और की छत के नीचे नहीं रहना चाहते, सनाया ने अपनी जिद को अच्छी तरह समझते हुए कहा। जब हम परिवार होते हैं तो कोई तुम्हारा या मेरा नहीं होता, शिवम ने कहा।
मैं उनसे इस बारे में बाद में बात करूंगी। जब वे पड़ोस में पहुंचे तो सनाया शू और याओ येफांग पहले से ही नीचे इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर कि सनाया और शिवम साथ है, उनके दिल खुशी और चिंता से मिले जुले थे। शिन्यू को एक भरोसेमंद साथी मिलने की खुशी तो थी, लेकिन वे शिवम की अत्यधिक संपत्ति को लेकर भी चिंतित थे, जिससे वे किसी तरह कमजोर महसूस कर रहे थे। हालांकि इसका उसके चरित्र से कोई लेना देना नहीं था। तुम इतना सारा सामान क्यों लाए हो? याओ येफांग ने शिवम का गर्मजोशी से स्वागत किया, अपनी बेटी से भी ज्यादा, जिससे सनाया आंखें घुमाने लगी। दूसरी ओर सनाया शू उन्हें एक खुशनुमा मुस्कान के साथ देख रही थी। मुझे यही करना चाहिए। मैं पहली बार औपचारिक रूप से आ रहा हूँ, खाली हाथ आना ठीक नहीं होगा। शिवम ने सामान से भरा एक बड़ा बैग उठाते हुए कहा और जोश से सीढ़ियां चढ़ता हुआ आगे बढ़ा। जियाओ यू कहाँ है? वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? शिवम ने उत्सुकता से पूछा। वह अभी भी स्कूल में है, उसे जल्द ही वापस आ जाना चाहिए, सनाया शू ने जवाब दिया। सनाया जुनियो एक अलग शिक्षा प्रणाली वाले निजी स्कूल में पढ़ता था और छुट्टियों में भी वहां नियमित रूप से मेकअप क्लासेस लगती थीं। आज का दिन भी ऐसा ही था। याओ येफांग रसोई में खाना बनाने चली गईं, जबकि वे तीनों लिविंग रूम में बैठे थे। शिवम, मैं बात को घुमा फिराकर नहीं बोलूंगा। न तो मैं और न ही तुम्हारी चाची तुम्हारे जिन्यों के साथ रहने का विरोध करती हैं, लेकिन हमारी एक ही शर्त है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना और उसे तकलीफ न होने देना। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सनाया शू सीधे मुद्दे पर आ गए। क्या यह उस तरह की बातचीत नहीं है जो हम आमतौर पर रात के खाने के बाद क्या होता है जब सबका पेट भर जाता है और सब संतुष्ट हो जाते हैं? शिवम ने मन ही मन सोचा। ये होने वाला ससुर थोड़ा अजीब लग रहा था। बिल्कुल, निश्चिंत रहो, शिवम ने दृढ़ता से वादा किया। अगर मैंने कभी शिन्यू के साथ बुरा व्यवहार किया तो तुम मुझे डंडे से मार सकते हो। हा, अब मुझे राहत मिली। सनाया शू खिलखिलाकर हंसा। महत्वपूर्ण चर्चा समाप्त होने के बाद माहौल औपचारिक कम और एक सामान्य बातचीत जैसा हो गया। सनाया शू को सेना और राजनीति पर बात करना अच्छा लगता था, जिन विषयों पर जुयू चर्चा कर सकता था। अजीब बात है, शियाओयू को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। वह यहाँ क्यों नहीं है? याओ येफांग दोपहर का भोजन तैयार कर चुका था और उसने देखा कि 11:30 बज चुके थे। क्या वह अपने सहपाठियों के साथ खेलने में व्यस्त हो गया? सनाया ने सोचा। नहीं होना चाहिए था, सनाया शू ने जवाब दिया। ये घर खास तौर पर शिवम ने चुना था, जो सनाया के स्कूल से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। अगर वह खेल भी रहा होता तो उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। उसे फोन करो। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में विशेष अध्याय पढ़ें। ध्यान भटकने से बचने के लिए उन्होंने सनाया को फोन नहीं दिया था, लेकिन उसके पास बातचीत के लिए एक स्मार्टवॉच थी। फिर भी कोई जवाब नहीं आया, दूसरी तरफ सिर्फ व्यस्तता का सिग्नल था। परिवार तुरंत चिंतित हो गया, यह कोई अच्छा संकेत नहीं था। अभी घबराओ मत, शायद उसकी घड़ी की बैटरी खत्म हो गई है। शिवम ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। आंटी, आप उसके टीचर को फोन क्यों नहीं करती? ठीक है, पहले टीचर को बुलाओ। याओ येफांग ने जल्दी से टीचर का नंबर डायल किया। टीचर ने उन्हें बताया कि स्कूल की अतिरिक्त कक्षाएं आज सुबह 11 बजे से पहले ही खत्म हो गईं, इसलिए सनाया को पहले ही घर पहुंच जाना चाहिए था। ऐसा कैसे हो सकता है? सनाया तक किसी भी तरह से पहुंच न पाने के कारण शिवम भी घबरा गया। चलो स्कूल से उसके रास्ते में ढूंढते हैं, हो सकता है किसी ने उसे देख लिया हो। शिवम जल्दी से उठ खड़ा हुआ। क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? याओ येफांग असमंजस में लग रही थी। जल्दी से किसी नतीजे पर मत पहुंचो, हो सकता है रास्ते में किसी वजह से उससे आने में देर हो गई हो। सनाया शू ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। पहले उसे ढूंढते हैं, अगर हम उसे सचमुच नहीं ढूंढ पाए तो हम पुलिस को बुलाएंगे। खैर, अब इस खाने का आनंद लेना नामुमकिन था। अभी भी कोई खबर नहीं। चारों आधे घंटे तक ढूंढते रहे, लगभग पूरी गली उलट पुलट हो गई। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में नई दुनियाएं खोजें। नहीं, और पास के किफायती स्टोर वालों ने भी कहा कि उन्होंने जियाओयू को नहीं देखा। याओ येफांग लगभग रो पड़ा। अगर सिर्फ आधा घंटा ही बीता होता तो शायद वह दोस्तों के साथ खेल रहा होता, लेकिन अब 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। बहुत मुमकिन था कि कुछ हुआ हो। ये तो परेशान करने वाली बात है। शिवम ने गहरी सोच में डूबे सनाया शिन्यू को दिलासा दिया। अचानक उसकी नज़र ट्रैफिक लाइट के पास लगे कैमरों पर पड़ी। सेंट्रल सिटी जैसे शहर में क्या पूरी सड़क पर छिपे हुए कैमरे नहीं होने चाहिए? सिस्टम, क्या तुम जियाओयू का पता लगाने में मेरी मदद कर सकते हो? शिवम जानता था कि अभी सिर्फ सिस्टम ही उसकी मदद कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा। सिस्टम ने भी कोई सटीक जवाब नहीं दिया।
इसका डेटा प्रवाह पृथ्वी पर लगभग कहीं भी पहुंच सकता था, लेकिन कैमरों में हमेशा ब्लाइंड स्पॉट होते थे और यह गारंटी नहीं दे सकता था कि वह सनाया का कोई सुराग ढूंढ पाएगा। होस्ट, मुझे मिल गया। कुछ मिनट बाद सिस्टम ने आखिरकार एक अच्छी खबर सुनाई। आखिर हुआ क्या था? शिवम ने अधीरता से पूछा। हो सकता है वह खतरे में हो। सिस्टम ने उस समय की फुटेज निकाली। सनाया लगभग 11 बजे स्कूल से निकला था, लेकिन जब वह सामने वाले चौराहे पर पहुंचा तो अचानक एक छोटी वैन तेजी से गुजरी और उसे सीधे गाड़ी में खींच लिया, इतनी कुशलता से कि कोई प्रशिक्षित गिरोह ही ऐसा कर सकता है। अरे, ये कैसे हुआ? शिवम ने भौहें चढ़ाईं। सड़क निगरानी से पता चला कि गाड़ी पश्चिम की ओर जा रही थी और अब सेंट्रल शहर के बाहर थी, लेकिन उसके बाद गाड़ी का कोई पता नहीं चला, जिससे पता चलता है कि वह शायद किसी निगरानी रहित इलाके में पहुंच गई थी। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उन्हें बताना चाहिए? अभी भी कई गिरोह अवैध गतिविधियां कर रहे थे। आगे क्या होगा, इसका अंदाजा तो यही था कि अगर वे उस व्यक्ति को समय पर नहीं ढूंढ पाए तो ये लगभग तय था कि यह बुरी खबर होगी। चाचा चाची, शिन्यू, आप सब पहले घर जाए, मैं इसे संभाल लूंगा। शिवम ने एक पल सोचा और फिर सोचा कि उन्हें चिंता न करने देना ही बेहतर है। छोटे शिवम, अब हम क्या करें? याओ येफान व्याकुल हो गई और तुरंत रोने लगी। उसका पति अभी अभी ठीक हुआ था और अब सनाया जुन्यू गायब था, मानो स्वर्ग उसके साथ कोई क्रूर मजाक कर रहा हो। चाची, कृपया शांत हो जाए, अभी हालात इतने बुरे नहीं हैं। मैं अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। इस बीच आपको पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। शिवम ने याओ येफान को सांत्वना देने की पूरी कोशिश की, लेकिन येफान, शांत हो जाए, अभी हमें छोटे शिवम पर भरोसा करना होगा। सनाया शू, हालांकि उतना ही चिंतित था, लेकिन ज्यादा समझदार था और वह जानता था कि शिवम का तरीका ही अभी के लिए सबसे अच्छा उपाय है। शिन्यू, आंटी का ख्याल रखना, मेरी खबर का इंतजार करना। शिवम कार में बैठ गया और तेजी से सेंट्रल शहर के पश्चिमी हिस्से की ओर चल पड़ा। सिस्टम, सेंट्रल शहर के पश्चिम में क्या है? शिवम ने पूछा। उसे अंदाजा था कि गाड़ी शायद अभी भी 2 शहरों की सीमा पर होगी, वरना सिस्टम को आसपास के शहरों में उसे ढूंढ लेना चाहिए था। अपनी क्षमताओं के साथ उसे इतने बड़े डेटा वॉल्यूम को जल्दी से छान लेना चाहिए था। वहां एक खेत और कुछ कारखाने हैं। सिस्टम ने जल्दी से एक नक्शा निकाला। मैंने उन जगहों की जांच कर ली है और गाड़ी का कोई निशान नहीं मिला है। क्या आप उपग्रहों से जुड़ सकते हैं? शिवम ने पूछा। चूंकि सिस्टम इतनी घुसपैठ कर सकता है, इसलिए उपग्रहों से जुड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, लेकिन आपके ज्यादातर मानव प्रौद्योगिकी उपग्रहों का रिजोल्यूशन इतना ज्यादा नहीं होता और मैं उस गाड़ी को ठीक से कैप्चर नहीं कर सकता। धिक्कार है। शिवम ने हताशा में स्टीयरिंग व्हील पर जोर से वार किया, क्योंकि उसे लगा कि एक बेहद शक्तिशाली प्लग-इन होने के बावजूद वह किसी व्यक्ति को ढूंढने में नाकामयाब है। रुको मेजबान, वहां एक जगह है जहां कुछ खाली पड़े गोदाम हैं। सिस्टम को अचानक कुछ नया पता चला। यह असल में स्टील रखने के लिए था। 1 साल से भी ज्यादा समय पहले फैक्ट्री चली गई और पुरानी जगह वीरान हो गई। क्या जियाओयू को वहां ले जाया गया होगा? शिवम ने अंदाजा लगाया। कोई बात नहीं, चलो पहले जाकर देखते हैं। शिवम ने गैस पैडल दबाया और उस दिशा में तेजी से गाड़ी चलाने लगा। मेजबान, इस तरह दौड़कर पहुंचने से बचाव सफल नहीं हो सकता। क्या मुझे आपकी कुछ मदद नहीं करनी चाहिए? सिस्टम ने सुझाव दिया। शिवम का शरीर मजबूत हो गया था, सच में कई आम लोगों को संभालने में सक्षम, लेकिन जाहिर है कि दूसरी तरफ एक गिरोह था और सिर्फ उसकी ताकत ही काफी नहीं थी, उसे खुद पकड़े जाने का भी खतरा था। मदद? शिवम ने सोचा, नहीं, समय नहीं है, इतने कम समय में मुझे मदद कहां से मिलेगी? इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जो मदद ढूंढूंगा उससे उस गिरोह को कुचला जा सकता है, चाहे वह सेना ही क्यों न हो। हाँ, शिवम को अचानक याद आया, सिस्टम ने एक बार दुनिया के सबसे शक्तिशाली महाशक्ति उपयोगकर्ता संगठन का प्रबंधन करने वाली एक सौतेली माँ का जिक्र किया था। भले ही वे उसके माता पिता जितने दुर्जय न हो, फिर भी वे बहुत बुरे नहीं होने चाहिए, है ना? क्या ये समय पर हो सकता है? शिवम ने पूछा। जरूर, अगर जरूरत पड़ी तो वे 1 मिनट के अंदर तुम्हारे पास आ सकते हैं। सच में? शिवम को शक हुआ। अगर मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं तो मैं तुम्हारे हुक्म के अधीन हूं। सिस्टम ने जवाब दिया, रुको, चलो मैं तुम्हारे लिए किसी को ढूंढता हूं। मैं इस बार तुम पर भरोसा करूंगा। शिवम की चिंता बढ़ती जा रही थी। 1 घंटा कई घटनाओं के लिए काफी था और वह दूसरों की सुरक्षा के साथ कोई जोखिम नहीं उठा सकता था, भले ही उसकी कार अच्छा प्रदर्शन कर रही हो।
उसे अनुमत अधिकतम गति बनाए रखनी थी और इस समय वह चाहता था कि काश वह कोई हवाई जहाज उड़ा रहा होता। होस्ट, वह आ गया है। सिस्टम की आवाज 10 सेकंड बाद ही वापस आए। सिस्टम के बोलते ही काले कपड़े पहने एक आकृति उसके बगल में भूत जैसी दिखाई दी। शिवम कांप उठा, स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ लगभग छूट गई, लेकिन उसने समय रहते नियंत्रण वापस पा लिया। कौन? तुम कौन हो? शिवम की आवाज कांप उठी। क्या ये कोई महान महाशक्ति का प्रयोग करने वाला हो सकता है? उसने चुपके से देखा। वह 30 के दशक का कोई व्यक्ति लग रहा था, छोटे बाल, एक भावशून्य भाव। ये स्पष्ट नहीं था कि वह स्वाभाविक रूप से रहस्यमय था या यह उसका स्वभाव था। युवा गुरु, मेरा नाम गुई है, मैं सेंट्रल में आपका संरक्षक हूँ शहर। आदमी ने धीरे से कहा। क्या मेरे पिता ने इसकी व्यवस्था की थी? शिवम ने पूछा। मैं तुमसे कभी क्यों नहीं मिला? हाँ, ये श्री शिवम हुआ की व्यवस्था थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, बस तुम्हें पता नहीं चला, गुई ने समझाया। मेजबान, गुई के पूर्वज युद्धरत राज्यों के काल में सेनापति थे जिन्हें भ्रष्ट अधिकारियों ने लगभग अन्यायपूर्ण तरीके से मार डाला था। तुम्हारे पूर्वजों ने ही उन्हें बचाया था और तब से गु परिवार पीढ़ियों से शिवम परिवार का अनुसरण करता आ रहा है, जियोई ने समझाया। क्या वह शक्तिशाली है? शिवम ने चुपके से पूछा। बुरा नहीं, गु परिवार ने मानव क्षमता विकास के रहस्य सीखे हैं। तुम्हारे माता पिता जितने शक्तिशाली नहीं, फिर भी एक सामान्य सैन्य टुकड़ी को आसानी से हरा सकते हैं। इतना शक्तिशाली? शिवम हैरान रह गया। गु ही कुछ खास असाधारण नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं, मेरे पिताजी मुझे धोखा नहीं देंगे। शिवम ने जियोई पर भरोसा करने का फैसला किया। इस समय सनाया की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। गुई, किसी को बचाने के लिए मेरे साथ आओ। शिवम ने लापरवाही से गाड़ी की गति बढ़ा दी, इस समय बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए। शिवम की तेज रफ्तार के आगे 1 घंटे में पूरी होने वाली यात्रा 40 मिनट से भी कम समय में पूरी हो गई। शुक्र है कि उस समय भीड़भाड़ नहीं थी, इसलिए सड़कें ज्यादा भीड़भाड़ वाली नहीं थीं। अपनी कुशल ड्राइविंग और अद्भुत सजगता के साथ वह बिना किसी चोट के निकल गया। हालांकि सड़क निगरानी की चौकस निगाहों के सामने ये घटना यातायात विभाग की नजरों से बच नहीं पाए। उन्होंने तो ये भी सोचा कि कोई अमीर आदमी लापरवाही से तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है और तुरंत पुलिस अधिकारियों को गाड़ी का पता लगाने के लिए भेज दिया। अरे, अब यहाँ ट्रैफिक पुलिस क्यों है? जैसे ही वह सेंट्रल शहर से निकलने वाला था, निकास द्वार पर एक चौकी पहले ही स्थापित कर दी गई थी। यहाँ के कर्मचारियों को शिवम की कार रोकने का आदेश पहले ही मिल चुका था। सर, हमारी निगरानी के अनुसार हमें पता चला है कि आप बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। कृपया कार से उतरें और जांच में सहयोग करें। मुख्य ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने शिवम से कहा। शायद उन्हें शक था कि वह नशे में गाड़ी चला रहा है। माफ करना, मुझे एक इमरजेंसी है। शिवम के पास यहाँ देर करने का समय नहीं था। मेरी गर्लफ्रेंड के भाई को एक कार ले गई थी। मैं यहाँ तक पीछा करता रहा और बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, इसलिए मैंने गाड़ी थोड़ी तेज चला दी। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में छिपी हुई सामग्री खोजें। ऐसा नहीं चलेगा। आपकी हरकतें आपकी और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं। क्या आपने पुलिस को इसकी सूचना दी है? ट्रैफिक पुलिस वाले ने शिवम की जल्दबाजी को भांप लिया। अभी नहीं, बच्चा बस 1 घंटे से ज्यादा समय से लापता है। ये जांच के मानदंडों को पूरा नहीं करता। महोदय, आप जो भी सजा देंगे मैं स्वीकार करूंगा। खैर, आपने मेरी गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड कर लिया है, मैं भाग नहीं सकता। बस मुझे पहले उसे ढूंढने दो। शिवम ने विनती की। बिल्कुल नहीं, भले ही आप जो कह रहे हैं वह सच हो, नियम तो नियम है। कृपया जांच और सजा के लिए गाड़ी से बाहर निकल जाएं। ट्रैफिक पुलिस वाले ने आगे कहा। कानून में कोई दया नहीं है और यह गलत नहीं है। हम इसकी रिपोर्ट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर स्थिति सही है तो वे आपको उसे जल्दी से ढूंढने में मदद करेंगे। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शिवम की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसकी नजर गुई की ओर घूम रही थी, मानो वह उससे मदद मांग रहा हो। युवा स्वामी, मैं उन्हें आपके लिए सम्मोहित कर सकता हूँ। क्या आपको मेरी जरूरत है? गुई का मुंह नहीं हिला, लेकिन आवाज सीधे उसके कानों तक पहुंची। नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो चीजें और भी पेचीदा हो जाएंगी। शिवम जानता था कि अगर गुई ने सचमुच ऐसा किया तो उसके बाद की स्थिति से निपटना बहुत मुश्किल होगा। सिस्टम, क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है? शिवम ने पूछा। तुम रिद्धिमा ठाकुर नाम की उस लड़की से पूछ सकते हो, वह तुम्हें कुछ लोगों से मिलवा सकती है। सिस्टम ने कहा। ठीक है, चूंकि उनका परिवार इतने लंबे समय से है तो उनके पास सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि उनके रिश्ते भी बहुत दूर दूर तक फैले होंगे, है ना?
बहन यंग शिन्यू का भाई मुसीबत में है। क्या तुम्हें पहले से ही पता है? ठीक है, ठीक है। अब मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने बाहर निकलने पर रोक दिया है। मुझे शक है कि जियाओयू सेंट्रल शहर के बाहर किसी फैक्ट्री में है। जाहिर है रिद्धिमा ठाकुर की जानकारी बहुत ताज़ा थी। हालांकि वह कभी घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसकी नज़रों से कुछ भी नहीं बचता। कुछ ही देर बाद ट्रैफिक पुलिस का कम्युनिकेटर बज उठा। शिवम को दूसरी तरफ से सिर्फ एक अधेड़ उम्र के आदमी की गहरी आवाज सुनाई दी, और फिर पुलिस वाले ने उसकी तरफ मुड़कर उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर डाली। उसे जाने दो। अचानक पुलिस वाले ने सीधे चेक पॉइंट हटवा दिया। कप्तान, ये। ट्रैफिक पुलिस वाले हैरान रह गए। ये ब्यूरो का आदेश है, शहर ब्यूरो का, जिला ब्यूरो का नहीं। अनिच्छा से ही सही, उन्हें आदेश का पालन करना पड़ा। शुक्रिया, ये सब खत्म होने के बाद मैं जुर्माना लेने वापस आऊंगा, शिवम ने कहा, ये जानते हुए कि उसके संपर्क ही काम कर रहे थे। उसने जल्दी से गाड़ी का इंजन बंद किया और हाईवे से बाहर निकल गया। बाहरी इलाके में जंगली घास फैली हुई थी, बस एक अपेक्षाकृत नई सड़क थी जिसके दोनों ओर खेत और कारखाने थे। आजकल ऐसी जगहें दुर्लभ हैं, शायद 10 या 20 साल पहले ये ज्यादा आम थी, लेकिन अगले साल इन इलाकों का शहरीकरण होना तय है। खेत के पास एक सुनसान गोदाम के बाहर एक धूसर वैन खड़ी थी। कुछ लोग आपस में सिगरेट पीते हुए इकट्ठे थे। हैरानी की बात यह थी कि उनमें सिर्फ भारत के लोग ही नहीं थे, बल्कि कुछ पश्चिमी रूप रंग वाले भी थे। उन्होंने मानव तस्करों जैसे फटे पुराने कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि मैचिंग यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जो किसी संगठन के सदस्यों जैसे लग रहे थे। आजकल व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा है, भारत के एक आदमी ने आह भरी। क्या कर सकते हो? भारत में सार्वजनिक सुरक्षा बेहतर हो रही है, ज्यादा मौके नहीं बचे हैं। पड़ोसी देशों में तो हालात बेहतर हैं, जहां रोज कुछ गुमशुदा लोग नजरअंदाज हो जाते हैं। वहां के लोग ज्यादा आराम से रहते हैं। पिछली बार तो डिवीजन ने हमें डांटा भी था और पूछा था कि हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले टेस्ट विषयों की संख्या कम क्यों हो गई है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर उनमें हिम्मत है तो वे भारत आकर खुद टेस्ट विषय ले लें। अपनी आवाज धीमी रखो, एक और ने जल्दी से उसे चुप करा दिया। तुम्हें पता है कि डिवीजन वाले आ जा रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ऐसा नहीं है कि वे अभी यहां आए हैं, मैं तो बस शिकायत कर रहा हूं। चीख। ब्रेक की आवाज के साथ एक चमचमाती नई बेंटले गोदाम के सामने रुकी, जिसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऐसे वीरान इलाके में कौन आएगा? लगभग 20 साल का एक युवक और एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो लकड़ी जैसा लग रहा था, कार से उतरकर सीधे गोदाम की ओर चल पड़े। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? समूह ने तुरंत उनका रास्ता रोक लिया। शिवम ने शुरू में सोचा कि वे आम मानव तस्कर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगा। भला किस तरह के तस्कर एक जैसी वर्दी पहनते हैं? ये तो साफ तौर पर कोई संगठित गिरोह था। अपनी आंख के कोने से उसने धूसर वैन देखी और तुरंत उसका चेहरा गंभीर हो गया। सनाया के माता पिता से उसकी पहली मुलाकात, जो एक खुशी का दिन होना चाहिए था, इन कमीनों ने बर्बाद कर दी। उसके साथ इतनी नाटकीय घटना घटित होना या तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था या बहुत भाग्यशाली। वह बच्चा कहाँ है जिसे तुम ले गए थे? गू यी को अपने पीछे पाकर 5-6 हटे कट्टे गुंडों का सामना करने के बावजूद शिवम आत्मविश्वास से लबरेज था। अरे, ये किसी के पीछे पड़े हैं। वे इस काम में इतने लंबे समय से थे कि जानते थे कि पीछा किया जाना कोई नई बात नहीं है। लेकिन 1 घंटे के अंदर परिवार द्वारा पकड़ लिया जाना असामान्य था। क्या उनका पर्दाफाश हो चुका है? हम क्या करें? विदेशी ने पूछा। इनसे निपटो। क्या हमने पहले भी ऐसा नहीं किया? जल्दी ही शिवम के सिर पर बंदूकों की कई गहरी नालें तान दी। तुम में से सिर्फ 2 ही हमारे पीछे आने की हिम्मत कर सकते हो। तुम में जरूर हिम्मत है। बंदूकें। शिवम ठिठक गया। गू यी, छोड़ दो, जवान मालिक। गू यी शांति से आगे बढ़ा, मानो उसे अपने सामने खड़े हथियारबंद लोगों की कोई परवाह न हो। धमाका, धमाका, धमाका। बिना किसी हिचकिचाहट के समूह ने एक साथ गू यी पर गोलियां चला दी। एक भयानक दृश्य सामने आया, जब गोलियां गू यी से आधे मीटर से भी कम दूरी पर रुक गईं, मानो किसी अदृश्य अभेद्य दीवार से टकरा गई हो। ये कैसे संभव है? समूह ये दृश्य देखकर अवाक रह गया। क्या ये कोई विज्ञान कथा फिल्म थी? क्या वे अभी भी सपना देख रहे थे? हा, अब डर गए। शिवम ने ये दृश्य शियाओई के रिकॉर्ड में देखा था, जहां उसके पिता शिवम हुआई ने भी अपने पितृत्व दिवस पर भाड़े के सैनिकों और महाशक्तियों के एक समूह को इसी तरह भयभीत कर दिया था।
हालांकि इसे फिर से देखना चौंकाने वाला था, लेकिन इसने उसे अवाक नहीं छोड़ा। तुमने मेरी प्रेमिका के भाई का अपहरण करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे परिवार में उससे 99 ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं। तुम मौत की तलाश में हो। उनमें से एक ने शिवम पर अपनी बंदूक तान दी और एक गर्म गोली उसके सीने की ओर दहाड़ती हुई निकल गई। सहज रूप से शिवम ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसकी शारीरिक स्थिति काफी मजबूत थी, लेकिन गोली जैसी गोलियों से बचने के लिए काफी नहीं। हालांकि गोली चलने के कुछ सेकंड बाद शिवम ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। गोली हवा में लटक रही थी, बिना हिले। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। पीतल की गोली अभी भी तेज गर्मी छोड़ रही थी, जिससे उसकी उंगली के सिरे पर छाला पड़ गया। आउच! उसने जल्दी से अपनी उंगली वापस खींच ली। गुई, जल्दी से उनका ध्यान रखना। जरूर। गुई बिना किसी शंका के शिवम के पास से किसी भूत की तरह गायब हो गया। कुछ ही क्षणों बाद पूरा समूह जमीन पर गिर पड़ा, मानो किसी बल ने उसे गिरा दिया हो। सब हो गया, युवा स्वामी। गुई उसके पीछे फिर से प्रकट हुआ। तुम? शिवम हकलाया, अपनी बात कहने के लिए शब्द न होने के कारण। अंततः एक सार्वभौमिक भारत उद्गार बोला, बहुत बढ़िया। जल्दी करो, लोगों को ढूंढो। शिवम गोदाम में भागा। अंदर गोदाम लगभग खाली था। अस्थायी लकड़ी के तख्तों से बने एक छोटे से कमरे में उसे बेहोश सनाया मिला, साथ ही उसकी उम्र के 3 और बच्चे, 2 लड़के और एक लड़की भी। जियाओयू, जियाओयू। शिवम ने उसे हिलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मास्टर, लगता है उसने कोई रसायन अंदर ले लिया है। कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, बस अस्पताल में इलाज की जरूरत है या बेहतर परिणामों के लिए उसे जगाने के लिए बायोलॉजिकल कर्ट का इस्तेमाल करना होगा। गुई, वे बेहोश लग रहे हैं। क्या तुम उन्हें जगा सकते हो? शिवम ने याद किया कि कैसे एक बार बायोलॉजिकल कर्ट के इस्तेमाल से वह लगभग पूरी तरह थक गया था, और उसे शक था कि वह कई बेहोश बच्चों को बिना गिरे जगा पाएगा। शुक्र है, गुई के यहाँ होने से ये छोटा सा काम उसके लिए आसान होगा, है ना? देखो युवा मास्टर, मेरा बायोलॉजिकल कर्ट सामान्य से थोड़ा अलग है। इससे उन्हें अपरिवर्तनीय नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा है तो भूल जाओ। बेहतर होगा कि उनका अस्पताल में इलाज कराया जाए। अगर वे अपने माता पिता के लिए रोते हुए उठे तो बहुत परेशानी होगी। उसने तुरंत सनाया को फोन करके आश्वस्त किया। खबर सुनकर याओ येफांग, जो टूटने की कगार पर थी, फूट फूट कर रोने लगी, जबकि सनाया शू ने राहत की लंबी सांस ली। ये थोड़ा पेचीदा है, यहाँ और भी बच्चे हैं। मैं इसे संभाल लूंगा और तुम बाद में अस्पताल आ सकती हो, शिवम ने निर्देश दिया। शाम को सनाया की नींद खुली। उसे कार में घसीटकर ले जाने के बाद बेहोश कर दिया गया था। जब उसे होश आया तो उसका परिवार उसके पास था और वे सुरक्षित लग रहे थे। इस सब के दौरान बेहोश हो जाना शायद एक छिपे हुए आशीर्वाद जैसा था। दोपहर में कई अन्य बच्चों के माता पिता तरह तरह के उपहार लेकर आए थे और कह रहे थे कि वे उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिसने उनके बच्चों को बचाया। किसी तरह पत्रकारों को इसकी भनक लग गई और वे माता पिता के साथ वहां पहुंच गए। हो सकता है कि कुछ माता पिता शिवम को धन्यवाद देना चाहते हों। कुछ मीडिया रिपोर्टरों ने उसके वीरतापूर्ण कार्यों को तुरंत ऑनलाइन फैला दिया। हालांकि विवरण बड़ा चढ़ाकर बताए गए थे, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने कई लापता बच्चों को बचाया था। जैसे ही यह खबर फैली, शिवम की पिछले दिन की लॉटरी पोस्ट पर उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हुए हजारों टिप्पणियां दिखाई दी। यहां तक कि कुछ लोग जो उसे बिगड़ा हुआ अमीर लड़का कहते थे, उसके प्रशंसक बन गए थे। डीन कमाल का है। डीन, क्या तुमने यह अपनी निजी अंगरक्षक टीम के साथ किया था? डीन न सिर्फ अमीर हैं, बल्कि उनका दिल भी नेक है। हमें उनसे सीखना चाहिए। इसे 5 सेंट में कॉपी करें। ... सिस्टम, मेरे काम की प्रगति अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? शिवम ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी अनुमति अनलॉक करने की प्रगति लगभग 10% बढ़ गई थी। जरूर मेजबान, आपके कार्यों का सामाजिक रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में काफी इजाफा हुआ है और स्वाभाविक रूप से प्रगति भी बढ़ी है। अरे, तुम्हें पहले ही कुछ कहना चाहिए था। शिवम ने तुरंत अपना फोन उठाया और रिद्धिमा ठाकुर को फोन किया। नमस्ते सिस्टर जियाओयन, मुझ पर एक एहसान करो। मेरे लिए भारत चैरिटी फेडरेशन, चिल्ड्रन फाउंडेशन और विभिन्न कल्याणकारी संगठनों को कुछ धनराशि दान करो। कितना? प्रतिदान 10 अरब। क्या 200 से ज्यादा बड़ी संस्थाएं हैं? उन सभी को दान करो। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ... सनाया का मामला फिलहाल सुलझ गया था।
सनाया शू ने उसके लिए कुछ छुट्टी का आवेदन किया और उसे गर्मी की छुट्टियां खत्म होने तक घर पर आराम करने देने का फैसला किया। याओ येफांग ने भी अपनी नई नौकरी छोड़ दी और पूर्णकालिक गृहिणी बनने की योजना बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस घटना ने उन्हें काफी डरा दिया था। विशेष अस्पताल का कमरा लगभग एक छोटे से अपार्टमेंट जैसा था, इसलिए याओ येफांग और सनाया शू ने उसकी देखभाल के लिए रात भर वहीं रुकने का फैसला किया। अस्पताल शिवम के घर के पास था, इसलिए सनाया ने उस रात शिवम के घर पर रुकने का फैसला किया, क्योंकि अब तक वह वहां रहने की आदत डाल चुकी थी और उसे पहले जैसी शर्म नहीं थी। इसके अलावा उनके माता पिता भी मिल चुके थे और उनके रिश्ते को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिल चुकी थी। शुरुआत में शिवम सनाया को घर भेजना चाहती थी, लेकिन जब याओ येफान को पता चला कि शिवम पास में ही रहता है, तो उसने उसे प्रोत्साहित भी किया। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर की और सामग्री का आनंद लें। मिस सनाया, आप फिर से यहाँ हैं। रिद्धिमा ठाकुर रात के लिए सनाया के लिए कमरा और कपड़े बदलने की तैयारी कर रही थी। युवा स्वामी, आज रात शुभकामनाएं। रिद्धिमा ठाकुर ने शिवम के कान में फुसफुसाया, लेकिन जाहिर है सनाया ने सुन लिया और जोर से शर्मा गई। वैसे सिस्टर जियाविन, पुलिस का क्या हुआ? लगता है वे सब मुझे जानते हैं। शिवम आज की घटनाओं के बारे में उत्सुक थी। ओह, सेंट्रल शहर के पुलिस विभाग के निदेशक हमारे जून परिवार से हैं, तो बहुत सी चीजें आसान हो सकती हैं, बशर्ते कोई नियम न तोड़े, रिद्धिमा ठाकुर ने आगे कहा। वह गिरोह काफी समय से बच्चों का अपहरण कर रहा था और आखिरकार हम उसे एक ही झटके में खत्म करने में कामयाब रहे। मैं समझ गई। और परिवहन विभाग का क्या हुआ? वह भी हमारे परिवार का हिस्सा है। अद्भुत। शिवम ने आगे कुछ न पूछने का फैसला किया। उसे शक था कि शायद बड़े अधिकारी भी उसके परिवार से जुड़े होंगे और यह संभावना काफी ज्यादा थी। वैसे छोटे मालिक, मैंने टेबलवेयर आपके नाइटस्टैंड की दराज में रख दिया है, तो आज रात बेझिझक इस्तेमाल कीजिएगा। पिछली बार की तरह इससे यूं ही बर्बाद मत होने दीजिएगा। रिद्धिमा ठाकुर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मैंने कभी किसी निजी सहायक को अपने बॉस से इस तरह बात करते नहीं देखा। शिवम का चेहरा काला पड़ गया। रिद्धिमा ठाकुर की गाड़ी चलाने की शैली ज्यादातर लड़कों से ज्यादा डरावनी थी और उसने कोई निकास द्वार भी नहीं छोड़ा था। रिद्धिमा ठाकुर समझ गई कि शिवम सिर्फ गुस्सा होने का नाटक कर रही थी। ही, मैं जाती हूँ। अगर आपका कोई और बॉस होता तो आपको कब का नौकरी से निकाल दिया गया होता। शिवम बुदबुदाया। हालांकि रिद्धिमा ठाकुर को मजाक करना और चिढ़ाना पसंद था, लेकिन उसे ये तरीका बहुत अच्छा लगता था क्योंकि यह ज्यादा रूखा या उबाऊ नहीं था। मैं नहाने जा रही हूँ। सनाया ने जुआंग यंग द्वारा उसके लिए तैयार किए गए कपड़े उठाए। अब सेंट्रल शहर में शिवम के स्वामित्व वाली कई निजी दर्जी की दुकानों ने घर की भावी मालकिन सनाया के लिए रोजमर्रा के कपड़े डिजाइन और बनाना शुरू कर दिया था। कई तैयार कपड़े पहले ही विला में पहुंचा दिए गए थे। एक और लंबी रात झेलनी है। शिवम पियानो की ओर चला गया। यहां आने के बाद से उसने ज्यादा नहीं बजाया था और उसकी उंगलियों की फुर्ती मानो खत्म हो गई थी। पिछले एक महीने में उसके माता पिता के चले जाने और शियाओ यी के रूप रंग के कारण उसकी जिंदगी की दिशा नाटकीय रूप से बदल गई थी। उसका व्यक्तित्व और व्यवहार धीरे धीरे बदल रहे थे। अचानक वह बैठकर कुछ सोचना चाहता था। उसकी उंगलियां जीवंत स्वर बजाने लगीं। पूरा विला पियानो की धुन से गूंज उठा। नहा रही सनाया ने अचानक संगीत सुना। उसने पानी बंद कर दिया और चुपचाप उसका पियानो वादन सुनने लगी। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि शिवम का पियानो कौशल भी उससे कम नहीं था, लेकिन वह ये नहीं समझा पा रही थी कि संगीत में एक जटिल भावना क्यों समाहित थी जिसे वह महसूस तो कर सकती थी, लेकिन शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। 1 दर्जन मिनट बाद शिवम पियानो से उठा और गहरी सांस छोड़ी, मानो संगीत के जरिए उसके दिल की गांठें खुल गई हों। शायद यही संगीत का जादुई आकर्षण था। चाहे कितनी भी दौलत और ताकत क्यों न हो, उसे अपने दिल पर हावी मत होने दो। उसने मन ही मन बुदबुदाया, फिर ऊपर अपने कमरे में चला गया। सनाया आईने के सामने खड़ी हुई और एक खास तौर पर बनाई गई नाइट ड्रेस पहन ली। यह उसे बिल्कुल फिट आ रही थी, बिना किसी दिखावटी डिजाइन के उच्च गुणवत्ता वाले रेशम से बनी। ये बेहद आरामदायक और हल्की थी, फिर भी इतनी पतली कि आसानी से बहुत कुछ दिख जाता, जिससे कोई भी इसके अनोखे डिजाइन पर आश्चर्य कर सकता था। उसने कॉलर की तरफ देखा, उस पर कोई ब्रांड का लेबल नहीं था। क्या ये फिर से उसकी निजी कार्यशाला से आया होगा? सनाया ने सोचा। उसे नहीं पता था कि इस बार उसका अनुमान सही था। वह पिछली बार की तरह शिवम के कमरे में जाने का इरादा रखती थी, लेकिन जैसे ही वह दस्तक देने वाली थी, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसके दिमाग में कुछ आया और उसके गालों पर फिर से लाली छा गई।
नंगे पैर वह लिविंग रूम में पियानो के पास गई और बैठ गई और प्योर वाइट नामक एक रचना बजाने लगी। यह एक द्वीपीय पियानो वादक की रचना थी जिसे वह बहुत पसंद करती थी। पियानो के सुरों ने शिवम का ध्यान खींचा, जो लीग ऑफ लेजेंड्स समर टूर्नामेंट देख रही थी। उन्होंने वीडियो बंद कर दिया और अपने कमरे से बाहर निकल गईं। हल्की सी मंद रोशनी में उन्होंने सनाया को पियानो पर धुन बजाते देखा। उनके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जब वह उनके पास गए और पास की अलमारी खोलकर एक छोटा सा वायलिन निकाला जो कभी पगानिनी का हुआ करता था। शिवम ने एक बार डीमो नाम का एक संगीत खेल खेला था जिसमें यही गाना था। इसके प्रति उनके लगाव ने उन्हें इसे सीखने और इसका गहन अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। सुंदर वायलिन संगीत धीरे धीरे घुल मिल गया। सनाया थोड़ी हैरान हुई। गाना बिल्कुल अनजाना नहीं था, लेकिन बहुत कम लोग इसे जानते थे और अभ्यास के लिए शीत संगीत तो और भी कम लोग देखते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिवम भी इसे जानती होंगी। पियानो और वायलिन को आत्माओं की तरह एक साथ नाचने के लिए बनाया गया था, जो संगीत के माध्यम से आत्माओं को एक करते हैं। यह अचानक हुआ सहयोग अद्भुत रूप से परिपूर्ण साबित हुआ। पियानो पर खड़े होकर शिवम और सनाया की आंखों के संपर्क में अप्रत्याशित आनंद और गहरा स्नेह दोनों झलक रहे थे। प्रदर्शन समाप्त होते ही शिवम ने ध्यान से वायलिन को वापस कैबिनेट में रख दिया। उसी क्षण दो बर्फ सी सफेद बाहें उसके गले में लिपट गईं। आज रात मुझे ले चलो, सनाया ने उसके कान में फुसफुसाया। शुरू में वह तैयार नहीं थी, लेकिन सनाया जुएयू के साथ आज की घटना ने उसका मन बदल दिया। जिंदगी अप्रत्याशित होती है और कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। अगर कुछ काम समय पर न किए जाएं तो पछताना पड़ता है। उसके कान में गर्माहट महसूस हुई जिससे शिवम के रोंगटे खड़े हो गए। अपनी आखिरी समझ के साथ उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, सनाया ने धीरे से जवाब दिया, मैं इस पर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहा हूं। मैं साबित कर दूंगा कि तुमने सही दांव लगाया है। शिवम ने सनाया को उठाया और ऊपर की ओर चल दिया। रात्रि के आकाश के नीचे शर्मीला चांद बादलों के पीछे छिप गया और पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। सूरज की रोशनी पर्दों की दरार से भेदकर शिवम के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आंखें खोली और सबसे पहले उसने सनाया का शांत चेहरा देखा। शिवम की नजरों को भांपते हुए सनाया ने भी अपनी आंखें खोली। शिवम ने उसके रेशमी बालों को धीरे से सहलाया, खिड़की के बाहर रोशनी है और तुम मेरे बगल में हो। ये तो कमाल है। मैं नाश्ता बनाने जाती हूँ। आज तुम बस आज्ञाकारी होकर बिस्तर पर लेटी रहो और कहीं मत जाना। शिवम कपड़े पहनकर उठी और उसके गाल पर चुंबन किया। तुम खाना बना सकती हो। सनाया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि शिवम में ये हुनर है, क्योंकि पिछली बार जब वह रुकी थी तो उसने अपने रसोई से नाश्ता बनवाया था। क्या तुम मुझे कम आंक रही हो? शिवम ने विरोध किया। हालांकि मैं आमतौर पर रसोइयों के हाथ का बना खाना खाता हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे खुद खाना बनाने में बहुत आलस आता है। प्राथमिक विद्यालय में मैं रसोई में अपनी माँ की मदद करता था। इस बार शिवम शेखी नहीं बघार रहा था, दरअसल उसमें खाना बनाने का हुनर था। एक बार बसंत ऋतु में शिक्षक ने पिकनिक का आयोजन किया और शिवम ने अकेले ही अपने पूरे समूह के लिए दोपहर का भोजन तैयार किया, जिससे उसके सहपाठी उसकी तारीफों के पुल बांध गए। मेरा इंतजार करो, खाना बनाने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। शिवम जल्दी से नीचे रसोई में गया। हालांकि उसके विला का रसोईघर आमतौर पर खाली रहता था। घर का रसोइया आमतौर पर विला के बगल वाली एक छोटी सी रसोई में खाना बनाता था। अरे अंकल डिंग, मैं हूँ। कृपया मुझे कुछ सामग्री भेज दीजिए। हाँ, आज मैं खुद नाश्ता बना रहा हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ... देखो मेरा दिल से बनाया नाश्ता। आधे घंटे बाद शिवम एक प्लेट लेकर कमरे में लौटी। सनाया सचमुच थोड़ी अस्वस्थ महसूस कर रही थी और शायद आज उसे बिस्तर पर ही रहना था। क्या तुमने सच में ये बनाया था? नाश्ता ज्यादा शानदार नहीं था, लेकिन स्वाद वाकई बहुत अच्छा था। सनाया को थोड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। बिल्कुल, शिवम सनाया के हाव भाव से बता सकता था कि वह उसके नाश्ते से काफी संतुष्ट थी। वह उसके पास बैठ गया और धीरे से उसके बालों को सहलाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई नवविवाहित जोड़ा हो। जियाओ, क्या मुझे मेरा इनाम नहीं मिलना चाहिए? शिवम को अचानक याद आया कि वह तो लगभग भूल ही गया था। उसे पता ही नहीं था कि वह रहस्यमय इनाम क्या था, क्योंकि जियाओ कुछ भी नहीं बोल रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन अगर अभी तुम्हारे पास भी है तो तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगी।
शिवम के निजी स्थान पर एक बहुत पुरानी सी दिखने वाली प्राचीन पुस्तक प्रकट हुई, जो किसी ऐसी भाषा में लिखी हुई लग रही थी जो इस धरती की नहीं है। यह क्या है? यह कोई अश्लील चीज तो नहीं है? शिवम ने तिरस्कार भरी नजरों से सोचा, ये सोचकर कि वे इसे उसे कोई अंतरंग काम पूरा करने के बाद ही क्यों देंगे। इसमें अश्लील क्या है? ये किसी सभ्यता का खजाना है, ठीक है। शियाओआई ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। बकवास मत करो, यह आखिर किस लिए है? शिवम ने जिद करते हुए पूछा। ये बहुत अच्छी चीज है। क्या सोच रहे हो? इतनी खुशी से मुस्कुरा रहे हो? सनाया ने अपना नाश्ता खत्म किया और शिवम को मन ही मन मुस्कुराते हुए देखा, मानो वह विचारों में खोया हुआ हो। मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें बाद में इससे सरप्राइज दूंगा। शिवम ने मजाक किया। अरे नहीं, मेरी माँ ने मुझे आज शियाओयू का ध्यान रखने के लिए कहा है। सनाया को अचानक याद आया, लेकिन अपनी इस हालत में वह अपना भी ध्यान नहीं रख पा रही थी। सनाया की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर याओ येफांग पूछने के लिए फोन करे तो वह क्या कहेगी? तुम किस बात की चिंता कर रही हो? सच सच बताओ, तुम्हारी माँ ने कल तुम्हें रुकने दिया था तो जरूर इसके लिए तैयार रही होंगी। शिवम ने मजाक किया। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर की और सामग्री का आनंद ले। हंस, तुम अभी भी हंस रही हो। दोनों के मजाक करते हुए शिवम का फोन फिर बज उठा। परेशान होकर वह सोच रहा था कि हर खूबसूरत सुबह में रुकावट क्यों आती है। हम क्या प्रोफेसर डिंगरा हैं? शिवम का व्यवहार अचानक गंभीर हो गया। शिन्यू, मुझे ये फोन उठाना है। ये फिल्म सिटी के निर्माण से जुड़ा है। ओह, सनाया शांत हो गया। जिया और शिवम साहसी युवा पुरस्कार मिलने पर बधाई। यह कोई छोटी उपाधि नहीं है। दूसरी तरफ से डिंगरा की हंसी की आवाज आई। उसने शिवम के बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने के बारे में सुना था। ओह, यह तो बस एक इत्तेफाक था, शिवम ने विनम्रता से जवाब दिया। मैंने ज्यादा मदद नहीं की, सारा श्रेय हमारे शहर के पुलिस अधिकारियों को जाता है। अरे शर्म मत करो, मैंने सुना है कि तुमने पुलिस के आने से पहले ही उन लोगों को मार गिराया था। तुम मेरे जैसे बुरे आदमी के साथ इतनी विनम्रता से क्यों पेश आ रहे हो? हाँ, मैंने बचपन में कुछ मार्शल आर्ट सीखी थी। बस कुछ साधारण तस्कर, कुछ खास प्रभावशाली नहीं। उन लोगों की असली पहचान छिपाने के लिए जो खबरें प्रसारित हुई, उनमें उनके पास बंदूकें होने का जिक्र नहीं था। वैसे प्रोफेसर क्यू, आपने इतनी जल्दी सिर्फ मेरी तारीफ करने के लिए तो फोन नहीं किया था, है ना? शिवम ने अंदाजा लगाया कि पादप आनुवंशिकी पर उनके शोध ने उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। बिल्कुल नहीं। क्या तुम आज दोपहर को फ्री हो? मेरे घर आओ, कोई तुमसे मिलकर उससे जुड़ी बातें व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता है। लेकिन शिवम ने सनाया की ओर देखा, जिसे अपनी इस हालत में किसी की देखभाल की जरूरत थी। चिंता मत करो सिस्टर शियाओयन, तुम्हारी देखभाल के लिए यहाँ है। मुझे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सनाया हालांकि कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, समझ गया कि कोई खास आदमी उससे मिलना चाहता है। बस अपने काम निपटा लो। ठीक है, मैं आज दोपहर जरूर आऊंगा। शिवम ने सहमति जताई। वाह, और हाँ, अपने सारे दस्तावेज भी ले आना। मुझे लगता है कि वे जीव विज्ञान और पर्यावरण के कुछ शिक्षाविदों को भी साथ लाए हैं। अगर कोई तकनीकी समस्या नहीं है तो आपकी शर्तों पर बातचीत हो सकती है। प्रोफेसर डिंगरा, इस बार आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद। शिवम जानता था कि डिंगरा ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। वैसे क्या आपके पास पर्याप्त शोध निधि है? बस मुश्किल से पर्याप्त है। डिंगरा शिवम के इशारे को समझ नहीं पाया। वार्षिक वित्तपोषण वाली एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशाला होने के बावजूद दैनिक रखरखाव, सामग्री और कर्मचारियों के वेतन की लागत का मतलब था कि धनराशि पर्याप्त थी। आखिरकार स्कूल के पास समर्थन के लिए कई प्रमुख प्रयोगशालाएं थीं। प्रोफेसर डिंगरा, मैं शोध निधि के रूप में अपने संस्थान को $5 अरब दान करने की योजना बना रहा हूं। आप मुझे ऐसा कैसे करने का सुझाव देते हैं? 5 अरब? डिंगरा दंग रह गया। जिया और शिवम, क्या तुम सच में $5 अरब के शोध अनुदान का मतलब था कि उनके शोध समूह को अरबों डॉलर मिल सकते थे? उस पैसे से कुछ लंबे समय से मांगे जा रहे उपकरण आखिरकार मिल सकते थे और प्रयोगशाला की शोध क्षमताओं में निश्चित रूप से उल्लेखनीय वृद्धि होगी। बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूं। इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद स्वरूप मैं आपकी प्रयोगशाला को $1 अरब और दान करूंगा। ठीक है, ठीक है। डिंगरा इतना खुश हुआ कि लगभग उछल पड़ा। मैं अभी राष्ट्रपति से बात करता हूं और हम दोपहर में इस पर और चर्चा कर सकते हैं। क्या कोई हमारे स्कूल को $5 अरब दान करना चाहता है?
सेंट्रल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ये खबर सुनकर लगभग उछल पड़े और उनके साथ बातचीत कर रहे बुजुर्ग प्रोफेसरों की आंखों में भी जबरदस्त उत्साह के भाव थे। सरकार हर साल विभिन्न विश्वविद्यालयों को बड़ी मात्रा में शोध निधि आवंटित करती है। सेंट्रल विश्वविद्यालय देश के शीर्ष व्यापक विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है और इसकी वार्षिक शोध निधि $5 अरब से भी कम है। ये दान पूरे स्कूल के एक साल के शोध निधि के लगभग बराबर है। एक विश्वविद्यालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वैज्ञानिक शोध उपलब्धियां। जैसा कि कहावत है, बिना भूसे के ईंटें नहीं बन सकती, और शोध निधि वैज्ञानिक शोध की जीवन रेखा है। सीधे शब्दों में कहें तो शोध मूलतः एक पैसा खपत वाला काम है। पैसे के बिना शिक्षाविदों का एक समूह भी कुछ खास हासिल नहीं कर सकता। वे बुजुर्ग प्रोफेसर पहले ही बुजुर्ग हो चुके हैं। वे अमीर बनने के बारे में सोचने की हद पार कर चुके हैं और स्कूल उन्हें नियुक्त करने पर जो खर्च करता है वह आम लोगों के लिए अकल्पनीय है। लेकिन आने वाले दिनों में शोध ही उनका एकमात्र जुनून है। हालांकि 5 अरब सुनने में बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में इतने कॉलेज और शोध समूह हैं कि अगर इन्हें बांट दिया जाए तो असल में ये उतने ज्यादा नहीं होते। कई प्रोफेसर इधर उधर घूमते रहते हैं और शोध के लिए ज्यादा धन जुटाने के लिए कंपनियों से सहयोग के लिए बातचीत करते रहते हैं। अचानक ये सुनकर कि कोई स्कूल को $5 अरब दान करना चाहता है, सभी प्रोफेसर तुरंत खुश हो गए। ठीक है, मैं ऑफिस में हूँ, पहले आ जाओ, फिर हम इस पर बात करेंगे। यह एक बड़ा मामला था। प्रिंसिपल शेन पहले इन प्रोफेसरों से उस दोपहर मार्गदर्शन के लिए स्कूल आने वाले एक नेता के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए हो सकता है कि वे धन के वितरण पर भी चर्चा करें। बूढ़े शेन, क्या हमने अभी सही सुना? कोई हमारे स्कूल को शोध निधि के रूप में $5 अरब दान करना चाहता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसके कई दांत नहीं थे, खिलखिलाकर हंसा। उसके शोध समूह को कई उपकरणों की खरीद की व्यवस्था करनी थी। हाँ, तुमने सही सुना। प्रिंसिपल शेन हंसे। क्या ये कोई प्रसिद्ध पूर्व छात्र है? हमारे यहाँ इतने सारे छात्र स्नातक हुए हैं और व्यवसाय शुरू किया है, लेकिन ज्यादातर $5 अरब नहीं जुटा पाते, है ना? एक अन्य प्रोफेसर ने कहा। यह एक छात्र है, हालांकि अभी तक स्नातक नहीं हुआ है। प्रिंसिपल शेन ने जवाब दिया, मैंने और दिनरा से सुना है कि आज नेता का दौरा मुख्य रूप से निरीक्षण और मार्गदर्शन के लिए नहीं, बल्कि इस छात्र से मिलने के लिए है। ऐसा लगता है कि उसके पास राज्य को बताने के लिए कोई महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि है। कोई महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि? क्या ये दिनरा के समूह की सफलता है? उन्होंने सहज ही सोच लिया कि वह छात्र दिनरा का छात्र है, क्योंकि उन्हें याद था कि दिनरा के समूह की उपलब्धियां कई वर्षों से एक गतिरोध में फंसी हुई थीं। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह संबंधित हो सकता है। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नई कहानियों का अनुभव करें। मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है, प्रिंसिपल। हमारे समूह का नए बैटरी इलेक्ट्रोड पर शोध एक महत्वपूर्ण चरण में है। अगर हम इस बार सफल होते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय का बैटरी पर शोध घरेलू विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगा। आपको मेरे लिए और अधिक धन आवंटित करना होगा। बूढ़े वो शेखी बघारना बंद करो। आजकल कौन ऐसा करता है? भविष्य का ध्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दिशा में हमारी दिशा पर होना चाहिए। बूढ़े शेन, तुमने 2 साल पहले हमें नए उपकरणों के लिए धन आवंटित करने का वादा किया था, इस बार तुम पीछे नहीं हट सकते। बूढ़े जू, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? हालांकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास प्रभावशाली है, लेकिन यह मत सोचो कि हमें नहीं पता कि उन 2 उपकरणों की कीमत कितनी है। अगर आयात किया जाए तो कम से कम $1.5 अरब होंगे। तीसरा उपकरण तुम्हें अकेले क्यों मिलना चाहिए? क्या दूसरे समूहों को जीवित रहने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, हर किसी का शोध आसान नहीं होता और हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। मैं बूढ़े जू की मांग से सहमत नहीं हूँ। बूढ़े डिंग, मैंने तुम्हें पिछली बार तुम्हारे छात्र द्वारा हमारे समूह के उपकरण तोड़ने के लिए जिम्मेदार भी नहीं ठहराया, और अब तुम मेरे खिलाफ उनके साथ खड़े हो रहे हो। प्रोफेसर जू गुस्से से बोले, यह एक अलग मामला है। अगर शिवम को पता होता कि उसके दान से इतना बड़ा अकादमिक विवाद खड़ा हो गया है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती? धमाका। प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा खुला। तुम बुजुर्ग लोग क्या चीज हो? उस पैसे के लिए लड़ रहे हो जो अभी आया ही नहीं। बता दूं, मैंने इस दान के लिए लड़ाई लड़ी है। मेरी मर्जी के बिना तुम में से किसी को भी एक पैसा नहीं मिलेगा। कि डोन प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस गया और दरवाजे पर शेयर के लिए उनकी बहस सुनकर लगभग मेज पलट दी। बूढ़े क्यों, बैठो, थोड़ा पानी पियो। हम सब जानते हैं कि तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रभाव है। एक तेज तर्रार प्रोफेसर ने जल्दी से उसके लिए एक कप चाय बनाए। हे बूढ़े क्यों, हम इतने सालों से दोस्त हैं, ये पैसा, हे।
बूढ़े क्यों, तुम्हारा पोता जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला है ना? मेरी भी लगभग उसी उम्र की एक पोती है। मुझे लगता है कि युवाओं को एक दूसरे को जानना चाहिए। अगले वीकेंड मेरे घर डिनर पर आने के बारे में क्या ख्याल है? बूढ़े डू, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि आपकी पोती कद्दू की तरह दिखती है, एक अन्य प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े डिनरा, मेरी पोती कद्दू की तरह दिखती है। सुंदर, वह प्राथमिक विद्यालय से ही नृत्य कर रही है और उसकी हालत बहुत अच्छी है। पहली बार डिनरा को संतुष्टि का एहसास हुआ। हालांकि वह एक शिक्षाविद हैं, सेंट्रल विश्वविद्यालय में 40 से ज्यादा शिक्षाविद थे। सभी उपस्थित लोग इस उपाधि से सम्मानित थे और ये बुजुर्ग आमतौर पर एक दूसरे की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते थे और यहाँ तक कि उनके बीच एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली शैक्षणिक तिरस्कार की श्रृंखला भी थी। डिनरा हमेशा इस श्रृंखला के निचले मध्य में रहे थे। अब आप सभी को मेरी कृपा की आवश्यकता है। डिनरा प्रसन्नता से मुस्कुराए। हमारा समूह इस निधि से 500 मिलियन चाहता है, क्या आपको कोई आपत्ति है? डिनरा शुरू में 1 अरब चाहते थे। शिवम जो अतिरिक्त धन दे रहे थे उससे उनके समूह के लिए 10 साल के अनुसंधान निधि के बराबर धन हो जाता, लेकिन सीमित धन को देखते हुए वह ज्यादा नहीं दे सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये धन आपके प्रयासों से आया है। बूढ़े डिनरा, 10% मांगना कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं। इस समय डिनरा का विरोध करने की हिम्मत किसने की? हम धन आवंटन पर बाद में चर्चा करेंगे। मैं आपको कुछ मामलों की जानकारी देने आया हूं, डिनरा ने कहा। यह उपलब्धि दानकर्ता ने हासिल की है जो हमारे स्कूल में अभी जूनियर है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो यह उपलब्धि कुछ सालों में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित हो सकती है। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? नोबेल पुरस्कार, ये 2 शब्द वहां मौजूद सभी लोगों का जीवन भर का सपना थे। हालांकि मेरा छात्र नहीं चाहता कि इससे उसे व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा परेशानी हो, इसलिए वह उम्मीद करता है कि यह उपलब्धि हमारे स्कूल के जीवन विज्ञान संस्थान के नाम से प्रकाशित हो। आने वाले समय में मुझे सामग्री तैयार करने में आपकी मदद की जरूरत होगी। डिनरा ने खुद को कुछ सम्मान देने के लिए मेरे छात्र पर जोर दिया। ये हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात है, हम मना नहीं कर सकते। ठीक है बूढ़ी क्यों, इस बार तुम अगुवाई करो और हम सब तुम्हारी व्यवस्था का पालन करेंगे। हर बूढ़े प्रोफेसर ने अपनी छाती थपथपाई। बेशक, स्कूल की खातिर या ज्यादा पैसे की चाहत में, ये तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है। इस बीच शिवम ने अभी अभी दोपहर का खाना बनाना खत्म किया था। हालांकि उसके कुछ जरूरी काम थे, लेकिन उनके अंतरंग पलों के बाद उसे यूं ही जाने में बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने सिस्टर शियोयन से बात कर ली है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस उसे बता देना, मैं बात खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो जाओ। तुम इतनी बेपरवाह क्यों हो रही हो? सनाया शिवम के अतिशयोक्तिपूर्ण व्यवहार पर हंस पड़ी। हालांकि उसका दिल गर्म हो गया था, लेकिन वह सोच रही थी कि क्या हर आदमी ऐसा हो सकता है, और इस तरह की चिंता कब तक रहेगी। तो मैं सचमुच जा रही हूँ। शिवम हर कदम पर हिचकिचा रही थी। हाँ, आगे बढ़ो। क्या मैं सचमुच जा रहा हूँ? अस्पष्ट मत बनो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। नेता के साथ तय समय दोपहर 2 बजे का था, लेकिन शिवम कभी देर से आने वालों में से नहीं था। वह डिनरा के घर जल्दी पहुंच गया, जहां डिनरा और उसकी पत्नी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। छोटा फोन आ गया है, अंदर आ जा, बैठ जा। डिनरा ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। आज तुम्हारे गुरु की पत्नी ने तुम्हारे लिए कुछ ताजे फल बनाए हैं, खा लो। डिनरा ने शिवम के साथ इतनी दयालुता से पेश आया जितना उसके अपने पोते पोतियों के साथ भी नहीं। फोंग ने न केवल छोटी उम्र में ही अत्याधुनिक शैक्षणिक समस्याओं का समाधान किया था, बल्कि डिनरा के शोध के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी। डिनरा का मन कर रहा था कि काश उसकी कोई पोती होती जिससे वह उससे मिलवा पाता। गुरु डिनरा, आप बहुत दयालु हैं। आपकी मदद के लिए मुझे ही धन्यवाद देना चाहिए, शिवम ने डिनरा की अत्यधिक गर्मजोशी से अभिभूत होकर जवाब दिया। वैसे आज नेताजी आ रहे हैं, तुम्हें विनम्र रहना होगा और उनके सामने अपनी मर्यादा नहीं खोनी होगी। विनम्रता से बात करो, समझे? ची डोंग ने उसे याद दिलाया। चिंता मत करो, मैं इसकी अहमियत समझता हूँ। शिवम वाकई काफी घबराया हुआ था। आखिरकार इतने बड़े व्यक्ति से सीधे बात करने का उसका ये पहला मौका था, और उसके लिए खुद को थोड़ा संयमित महसूस न करना नामुमकिन था। खट 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 खट, दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़े क्यों, खोलो। अरे, आ रहा हूँ। ची डोंग जल्दी से खड़ा हो गया। शिवम हैरान था, ये ठीक नहीं लग रहा था। भला कौन नेता इस तरह आएगा? ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी का मीटर चेक कर रहा हो। क्लिक।
दरवाजा खुल गया। हालांकि उसने नेताजी को कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, उसने उन्हें टीवी पर देखा था। दरवाजे के बाहर खड़ा छोटा बूढ़ा आदमी साफ तौर पर नेताजी नहीं था। हा, बूढ़े क्यों, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। लगता है सेंट्रल विश्वविद्यालय में तुम अपना पूरा ध्यान रख रहे हो। छोटे बूढ़े ने कहा, तुम्हारे जितना अच्छा नहीं। यानजिंग के एकेडमिशियन वर्कस्टेशन में तुम्हें छोटी मोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम सिर्फ शोध पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मुझे तुम्हारी जिंदगी से सचमुच ईर्ष्या है, डिंगरा ने उस बूढ़े को गर्मजोशी से गले लगाते हुए जवाब दिया। छोटे शिवम, मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय कराता हूँ। यह मेरे विश्वविद्यालय के सहपाठी वू यफांग हैं। हम एक ही क्षेत्र में शोध करते थे, लेकिन वह उत्तर चले गए और मैं दक्षिण। हालांकि वह बेफिक्र दिखते हैं, उन्होंने कई राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति पुरस्कार जीते हैं। उनका शैक्षणिक स्तर मुझसे कम नहीं है। तुमसे कम नहीं, तुमसे बहुत बेहतर, ठीक है। शिक्षाविद वू ने असंतुष्ट होकर जवाब दिया। क्या ये वही युवक है जिसका तुमने जिक्र किया था? माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर कहानियां पढ़ना जारी रखें। हाँ, यही है, डिंगरा ने जवाब दिया। अजीब बात है, भले ही आप अकादमिक कौशल के साथ पैदा हुए हो, फिर भी इस स्तर तक पहुंचना मुश्किल है। नौजवान, क्या तुमने सचमुच वो अध्ययन किए थे? वो यफांग को अभी भी कुछ संदेह था। मैं सारा शोध डेटा अपने साथ लाया हूं। अगर शिक्षाविद वू के कोई प्रश्न हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। शिवम ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। लिटिल ये द्वारा दिए गए ज्ञान के साथ इस ग्रह पर कोई भी उसे चकमा नहीं दे सकता था। हा, युवा कितने आत्मविश्वासी होते हैं। बाहर से एक मजबूत आवाज आए। झोंक शान सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वह टेलीविजन पर दिखता था, बस थोड़ा कम प्रभावशाली और ज्यादा मिलनसार। नेताजी, डिंगरा नेताजी से हाथ मिलाने के लिए उनके पास गया। नमस्ते नेताजी। शिवम ने अपनी भावनाओं पर काबू रखने की बहुत कोशिश की ताकि उनकी जुबान न रुके, हालांकि उनका शरीर थोड़ा अकड़ गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत का सौभाग्य है कि नई पीढ़ी में आप जैसे उत्कृष्ट युवा हैं। नेताजी बहुत दयालु हैं। मैं तो बस थोड़ा बहुत काम चला रहा हूँ। नेताजी, इस बच्चे की बकवास मत सुनिए। अगर सब लोग इस तरह काम चला सकते हैं तो हम बाकी लोग क्या करेंगे? डिंगरा ने कहा। और आप जो बाहर हैं, बस खड़े मत रहिए, अंदर आ जाए। और भी लोग हैं। शिवम ने देखा और दरवाजे के बाहर 3 विद्वान जैसे दिखने वाले व्यक्ति खड़े थे, साथ में एक व्यक्ति जो अंगरक्षक जैसा लग रहा था। इस अंगरक्षक के पास कोई बंदूक या हथियार नहीं था और वह कम से कम 40 साल का लग रहा था। क्या नेताजी की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था इतनी साधारण थी? अगर सैनिकों की एक टुकड़ी न भी हो तो कम से कम 2 हथियारबंद गार्ड तो होने ही चाहिए थे, है ना? अगर खतरा होता तो एक व्यक्ति उसे कैसे संभाल सकता था? मेजबान, उसे कम मत आंकिए। वह अंगरक्षक आपके दादा जितना बूढ़ा हो सकता है। उसकी ऊर्जा में उतार चढ़ाव कम से कम एसएसएस स्तर के महाशक्तिशाली उपयोगकर्ता के स्तर का है, लिटिल ई ने कहा। क्या आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते? एक राष्ट्रीय नेता के आसपास कौन सा व्यक्ति सरल होता है? गू यी की तुलना इस व्यक्ति से कैसे की जा सकती है? क्या आप कठोरता के मामले में कंचे की तुलना आलू से कर रहे हैं? लिटिल ई ने बेबाकी से जवाब दिया। पुराने दोस्त, बहुत समय हो गया। जो समूह आया था वह सभी जीव विज्ञान के आधिकारिक विशेषज्ञ थे। वे अक्सर साथ काम करते और बातचीत करते थे और उनके बीच कुछ हद तक दोस्ती भी थी। बस हो गई ये बातें, आइए देखते हैं कि शोध का विवरण क्या है। ये विद्वान यहाँ यादें ताज़ा करने नहीं आए थे, वे इस अभिनव सफलता के पीछे थे, वरना वे यानजिंग से इतनी दूर नहीं आते। लिटिल शिवम, अपना सामान निकालो और उन्हें दिखाओ। सौभाग्य से डिंगरा के घर में प्रक्षेपण उपकरण थे। कुछ पुराने प्रोफेसर जल्दी से सोफे पर एक पंक्ति में बैठ गए, अपने चश्मे लगाए और नोटबुक निकाली, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके शिवम की प्रस्तुति के लिए तैयार। तो मैं शुरू करता हूँ। पहले मैं अपने विचार स्पष्ट कर दूं। चूंकि पौधों के जीन में बदलाव करने से उनके लक्षणों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो क्यों न हम उनके मूल जीन को बनाए रखते हुए उनके डीएनए की लंबाई बढ़ाएं और नए खंडों को संसाधित करें। शिवम ने 40 मिनट से ज्यादा समय तक उत्साहपूर्वक समझाया। समय की कमी के कारण उन्हें मुख्य भागों को सरल बनाना पड़ा, लेकिन उन्होंने जो प्रयोगात्मक विधियां और नवीन दृष्टिकोण प्रस्तावित किए, वे विद्वानों के लिए आंखें खोलने वाले थे। मुझे लगता है कि योजना संभव है, लेकिन क्या आपने वास्तविक प्रयोग किए हैं? एक प्रोफेसर ने पूछा। अभी तक नहीं, लेकिन मैंने प्रासंगिक सिमुलेशन प्रयोग किए हैं। शिवम ने एक वीडियो खोला जिसे उनके घर पर सुपरकंप्यूटर का उपयोग करके सिम्युलेट किया गया था।
वीडियो में बीजों ने तेजी से जड़ें जमाई और अंकुरित हुए। जड़ प्रणाली का विस्तार और गहराई सामान्य पौधों से कहीं ज्यादा थी, और 3 महीने बाद रेगिस्तानी जमीन पर मिट्टी बनने के संकेत दिखाई देने लगे। इसी आधार पर मैंने पौधों में और भी सुधार किए हैं, जैसे उनकी वायुरोधी और जल धारण क्षमता में वृद्धि। एक बार लगाए जाने के बाद ये वनस्पति जमीन को पूरी तरह से बदलकर उसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकती है और यहाँ तक कि मानव निवास के लिए उपयुक्त शहरों का निर्माण भी संभव बना सकती है। शिवम ने एक और वीडियो खोला जिसमें शहर निर्माण के लिए प्रारंभिक चरण के पर्यावरणीय परिवर्तन को दिखाया गया था, जिसके लगभग 1 से 1.5 साल लगने का अनुमान है। अद्भुत, बिल्कुल अविश्वसनीय। विद्वान प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। इस स्तर की दक्षता के साथ रेगिस्तान भी जल्दी से रहने योग्य बन सकते हैं। लेकिन मेरा एक और सवाल है, आपने सिमुलेशन प्रयोग कैसे किया? इतनी विशाल डेटा गणनाएं सामान्य कंप्यूटरों द्वारा नहीं की जा सकती, है ना? किसी ने पूछा। ओह, मेरे घर पर एक छोटा सुपरकंप्यूटर है। इस स्तर की गणना उसकी क्षमता के भीतर है। शिवम ने कहा, एक सुपरकंप्यूटर। विद्वानों की आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक रणनीतिक राष्ट्रीय उपकरण था और देश भर में ऐसे उपकरण बहुत कम थे। इस युवक के घर पर भी ऐसा ही था। ये संसाधनों की कितनी बड़ी बर्बादी है। ये बर्बादी नहीं है, बिल्कुल नहीं। शिवम ने जवाब दिया, मेरा घर का कंप्यूटर फिल्में और गेम बहुत तेजी से डाउनलोड करता है और कभी धीमा नहीं पड़ता। क्या ये फिल्में देखने और गेम खेलने के लिए है? अगर नेता मौजूद न होते तो वे शिवम को टुकड़े टुकड़े कर देते। इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे संसाधन अगर हर साल वैज्ञानिक खोजों में इस्तेमाल किए जाएं, तो अनगिनत शोध परिणाम दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।